महान व्यक्ति ने कहा है, क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स करेज रादर देन इंटेलिजेंस। मतलब, स्पष्ट सोच के लिए बुद्धि की बजाय साहस की आवश्यकता होती है। हर किसी को लगता है कि उन्हें उनका टारगेट क्लियर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जरा सोचिए और बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि आप एक लॉजिकल पर्सन हैं और आप अपने डिसीजन बिल्कुल क्लियर लेते हैं? तो घबराइए नहीं। असल में हम सबको ऐसा लगता है, पर सच तो ये है कि हम अपने ज्यादातर डिसीजन इमोशनली लेते हैं। मतलब, बिना सोचे समझे लेते हैं। पहले के डिसीजन जो हमने लिए हैं या पहले जो भी चीजें हमारे साथ हुई हैं, उनसे बायस्ड होकर हम अपने नए डिसीजन लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये डिसीजन बिल्कुल सही है। हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इतनी खराब है कि इस किताब में रॉल्फ डॉबेली ने अलग अलग तरीके की बहुत सारी बाइसेस को समझाया है और ये बताया है कि कैसे ये अलग अलग बाइसेस हमारे अलग अलग डिसीजन को इफेक्ट कर रही है। और इन्हीं बाइसेस के चलते हम लगातार गलत डिसीजन लेते हैं और हमें लगता है कि हमारे डिसीजंस बिल्कुल सही हैं। रॉल्फ डॉबेली ने इस बुक में बताया है कि किस तरीके से हम इन बाइसेस से निकलकर सही डिसीजन ले सकते हैं, जो एक्चुअली में हमारे टारगेट को बिल्कुल क्लियर बना देगा। हम जानेंगे कि कैसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के चलते अलग अलग तरीके के थिंकिंग मैकेनिज्म अब हमारे इतने काम के नहीं रह गए। अब भी हमारे डिसीजन को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और हम इस पूरे हुक में फंसे हुए हैं। ज्यादातर समय जब आप कहीं जाते हैं, कुछ खरीदते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो आपका डिसीजन आपके पास्ट एक्सपीरियंस से लिया गया होता है। वो बाइज्ड होता है, वो बंधा हुआ होता है, वो आपके द्वारा लिया गया क्लियर डिसीजन नहीं होता। और ये डिसीजन आप पहले से ही ले चुके होते हैं और इसी तरीके से आप हर बार गलत डिसीजन लेते रहते हैं। अमेरिका की महान लेखिका इरेन पीटर की माने तो टुडे इफ यू आर नॉट कंफ्यूज्ड यू आर नॉट थिंकिंग क्लियरली। मतलब कि आज यदि आप भ्रमित नहीं हैं तो आप स्पष्ट रूप से नहीं सोच रहे हैं। आज से बहुत साल पहले यदि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से डिसीजन लेते तो वो डिसीजन हमारा एक अच्छा और क्लियर डिसीजन होता। लेकिन आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहां टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है, वहां हम किसी भी डिसीजन को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा नहीं ले सकते हैं। यदि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन गलत ही होगा। वो डिसीजन क्लियर नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले हम कहीं ले चुके हैं। ऑथर ने इस बुक में इन्हीं बाइसेस से निकलने का तरीका बताया है और बताया है कि किस तरीके से हम क्लियर डिसीजन ले सकते हैं और सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। आगे हम नंबर ऑफ बाइसेस को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे ये हमारे डिसीजन को चेंज करते हैं और किस तरीके से। सर्वाइवरशिप बाइस्ड, व्हाई यू शुड विजिट इन सेंटीमीटर्स। सर्वाइवरशिप बाइस्ड का मतलब है कि हमें सेंटीमीटर्स में सोचना चाहिए, लेकिन हम किलोमीटर्स में सोचते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप छोटा सोचें, इसका मतलब है कि आप स्पष्ट सोचें। ऑथर कहते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ बहुत सरल है, सब कुछ बहुत आसान है और हम इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार में इतना बड़ा मत सोचें। ऑथर कहते हैं कि आप प्रैक्टिकली सोचो और आप बायस्ड होकर मत सोचो। सर्वाइवरशिप बायस्ड से ऑथर कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को टीवी में देखते हैं या किसी प्लेटफॉर्म में देखते हैं और अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बहुत इंक्रीज कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके जैसा बड़ा न सोचें। लेखक के हिसाब से आप प्रैक्टिकल सोचें। उस व्यक्ति ने सक्सेस को अचीव किया है, इसीलिए वो बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन आपको बड़ा अचीव करने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिकल ही सोचना होगा। जरा सोचिए, यदि कोई सक्सेसफुल व्यक्ति आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो इससे आपकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है? यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो शायद आप किसी से इंस्पायर होकर या किसी की बात सुनकर आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। रॉल्फ डॉबेली कहते हैं कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कुछ पॉइंट फ्रैक्शनल में है, और हो सकता है कि आप सक्सेसफुल ना हो और आगे चलकर उन लोगों की तरह दफन हो जाओ जो लोग ये चीज कर रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। ऑथर के हिसाब से यदि आप किसी काम को करते हैं तो आपको उस चीज में सफल लोगों को बस नहीं देखना चाहिए, आपको उस चीज में असफल लोगों की स्टोरी को भी देखना चाहिए, ताकि आपको पता चलेगा
कि उन्होंने क्या गलतियां की। साथ ही साथ यदि आप असफल लोगों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि आप असफल भी हो जाते हैं, आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो भी आप किस तरीके से अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में लोग सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को ही देखना चाहते हैं, और फिर जब भी वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को ही देखते हैं। आपको दोनों तरफ देखना होगा। आपको जानना होगा कि यदि किसी काम में 10 लोग सक्सेसफुल होते हैं तो उस काम को करने में 1000 लोग अनसक्सेसफुल हो चुके हैं। किसी काम में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको ऑथर बनना है। अब यदि आप किसी ऑथर को देखते हैं तो आप सिर्फ बेस्ट सेलिंग ऑथर को देखेंगे जो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं या जिनकी बुक बेस्ट सेलिंग है। आप उन ऑथर्स को भी देखिए जिनकी बुक कभी पब्लिश ही नहीं हो पाई, और शायद वो भी जो सिर्फ बुक लिखने की सोच ही रख पाए और उसे कभी लिख ना पाए। और ऐसे लोगों के नंबर आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। और जब आप इन लोगों को देखेंगे तो आपको क्लियरिटी होगी, और ये क्लियरिटी बाइस्ड नहीं होगी, ये रियल होगी। लेकिन आज की जनरेशन सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को देखती है, और हर एक मीडिया सिर्फ सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेना चाहता है। लेखक इसको ही सर्वाइवरशिप बाइस्ड कहते हैं। लोगों को लगता है कि सक्सेस होना बहुत सरल है, पर उन्होंने लाखों करोड़ों अनसक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज नहीं सुनी। जब करोड़ों लोग किताब लिखते हैं तो 100 ऐसे लोग होते हैं जिनकी किताबें बेस्ट सेलिंग किताबें बनती हैं। उसी प्रकार हर एक काम में करोड़ों लोग ऐसे होते हैं जो उस काम में अनसक्सेसफुल हो चुके होते हैं, चाहे आपका काम यूनिक ही क्यों ना हो। जिस प्रकार किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में लाखों बच्चे बैठते हैं जबकि सिलेक्शन कुछ का ही होता है, कुछ गिने चुने का, ठीक उसी प्रकार हर एक यूनिक से यूनिक चीज में करोड़ों लोग एफर्ट डाल रहे होते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही उस चीज को कर पाते हैं। तो इसका मतलब हर एक छोटी चीज में आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। ऑथर कहते हैं कि अब ये कहकर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि मैं आपको रियलिटी का एहसास दिला रहा हूं। यदि आप सक्सेसफुल लोगों के साथ अनसक्सेसफुल लोगों की भी स्टोरी पढ़ेंगे तो आप अपने काम में ज्यादा क्लियर हो पाएंगे, और यदि आप अपने टारगेट पर क्लियर होंगे तो आपकी सक्सेस अचीव करने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और अब सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। यदि आप दोनों पहलू को देखना शुरू कर देंगे तो आप अपने काम को शिद्दत से कर पाएंगे, और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके मन में सिर्फ दो ख्याल रहेंगे कि शायद आप इस काम में कामयाब भी हो सकते हैं और शायद नाकाम भी। लेकिन आपका काम सिर्फ और सिर्फ एफर्ट डालना है, वो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी के साथ। ये बहुत दुखद बात है कि आपके अनसक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने से कई गुना ज्यादा है। लेकिन यदि आप इस बात से क्लियर रहेंगे कि आप अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं तो आप अपने काम को पूरी लगन के साथ कर पाएंगे, और आपका टारगेट आपके माइंड में क्लियर होगा। स्विमर्स बॉडी इल्यूजन एंड क्लस्टरिंग इल्यूजन। ट्रेडर नसीम तालाब नाम के एक व्यक्ति बहुत मोटे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बहुत एक्सरसाइज करूं और पतला हो जाऊं। पर जब उन्होंने देखा कि एक्सरसाइज करने में बहुत मेहनत लगती है तो उन्होंने इसे नहीं किया। इसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना मैं जिम जाऊं और इन मॉडल जैसा पतला हो जाऊं। लेकिन जिम भी उनके बस की बात न थी, और आखिर में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं स्विमिंग करूं और पतला हो जाऊं, क्योंकि ये जो स्विमर होते हैं वो फिट होते हैं, और मैं यदि स्विमिंग करूंगा तो फिट हो जाऊंगा। ये सोचकर उन्होंने एक स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लिया और वहां पर एक ट्रेनर को पैसे देने लगे। अब ये हर हफ्ते 2 दिन बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करते। इन्होंने कुछ महीने प्रैक्टिस की और फिर समझ आया कि ये स्विमिंग से वो फिट नहीं हो रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण जब इन्होंने पता किया तो पता चला कि ये जो स्विमर है वो इतने फिट हैं। ये फिट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पहले से बहुत सारी एक्सरसाइज की है और ये जिम भी करते हैं। अब इनको ये बात समझ में आ गई थी कि ये सिर्फ इनका इल्यूजन था कि स्विमिंग करने से फिट हो जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि इसी प्रकार हर एक वुमन को पता है कि मार्केट में बिकने वाली क्रीम लगाकर वो ज्यादा अच्छी नहीं दिखेंगी, वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए है। और इनका ऐड करने वाली मॉडल इसलिए अच्छी दिखती हैं क्योंकि वो पहले से अच्छी दिखती हैं,
यही कारण है कि वे इसका ऐड कर रही हैं। इसके बावजूद हम उन क्रीम को लगाते हैं और इल्यूजन में फंसे रहते हैं, क्योंकि हमारे डिसीजन बायस्ड हो गए हैं। अब जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है और वहाँ के स्टूडेंट काफ़ी बड़े बड़े पोस्ट में जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वहाँ ऐसा क्या है कि वो यूनिवर्सिटी बेस्ट है। क्या वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, या फिर वहाँ पर पहले से पढ़ने वाले स्टूडेंट जाते हैं, बहुत पढ़ने वाले, या वहाँ का खाना अच्छा है। ऑथर कहते हैं कि ये सब हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बहुत एफर्ट डालते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से बेस्ट स्टूडेंट निकल रहे हैं। जबकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका नाम कोई भी नहीं जानता, लेकिन उधर के स्टूडेंट्स बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं और बहुत बड़ी पोस्ट में रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। अब आप ऐसे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहोगी, क्योंकि उसे कोई नहीं जानता। इसी प्रकार से हम स्विमिंग इल्यूजन में फंस जाते हैं। हम एक इल्यूजन में फंस जाते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों को देखते हैं और उनके अनुसार चीजें होने लग जाती हैं, जबकि हो सकता है कि उससे ज्यादा अच्छी चीजें हम दूसरी तरफ कर सकते थे। जिस प्रकार यदि वो व्यक्ति स्विमिंग न ज्वाइन करके जिम ज्वाइन करता तो शायद वो पतला हो जाता, पर उसने फिटनेस को देखा और स्विमिंग करने लगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की न सोचकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दे और कोई भी कॉलेज में बहुत बड़ी नौकरी या कोई बहुत बड़ी पोस्ट हासिल कर ले, पर हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम इल्यूजन में फंसे हुए हैं। ऑथर कहते हैं कि यदि आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप एक बहुत बड़ी जॉब पाना चाहते हैं, आप फिट रहना चाहते हैं, या आप लाइफ में अच्छा बनना चाहते हैं, तो आप स्विमर बॉडी इल्यूजन को मत देखें। आप आईने के सामने खड़े हों और रियलिटी को देखें, पर वो रियलिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए। 1957 में फेडरिक जॉर्गेनसन ने एक टैप प्लेयर लाया अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की और उसे बाद में सुना तो उन्होंने पाया कि उनकी वॉइस के पीछे कुछ विस्पर हो रहा है, मतलब कुछ आवाज आ रही थी। तो उन्होंने इस चीज को कुछ सुपर नेचुरल पावर माना और कुछ साल बाद इन्होंने वर्ल्ड सॉन्ग गाना रिकॉर्ड किया और इस बार इन्होंने इस सॉन्ग के पीछे अपनी मम्मी के विस्पर सुने और फ्रेंडरिच की लाइफ इससे पूरी तरीके से बदल गई। अब फ्रेंडरिच ने जो विस्पर वहां सुने थे, वहीं इस बार यहां पर सुने थे। मतलब पहले भी उनकी मम्मी की ही आवाज थी उनके पीछे, लेकिन उनके मन में एक इल्यूजन था कि उनका गाना कोई सुपर नेचुरल पावर से रिकॉर्ड हुआ है और इसके चलते वो फेमस हो गए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 1994 में डायना डाइसर एक टोस्ट को खाकर एक प्लेट में रखती हैं और उन्होंने टोस्ट को थोड़ा सा ही खाया था, तभी उन्होंने देखा कि प्लेट में उन्हें एक वर्जिन लेडी का चेहरा दिख रहा है और फिर उन्होंने उस टोस्ट को नहीं खाया और स्टोर करके रख लिया। 2004 में जब उन्होंने उस टोस्ट को बेचा तो वो $28,000 में बिका। इसी तरीके से एक बार मैक्सिको में एक लेडी को जॉर्जियस दिखे और उसने ये बात सबको बताई। अब 2 साल तक लोग उस लेडी से मिलने आते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस लेडी को जॉर्जियंस दिखे हैं। ऑथर कहते हैं कि हम इसी प्रकार चीजें देखते रहते हैं और नए नए ऑब्जर्वेशन इकट्ठे करके एक इल्यूजन बना लेते हैं और सबके मन में ये इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई इल्यूजन रहता है और कोई स्टोरी रहती है और हम उस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द खरीद लेते हैं, जबकि वो प्रोडक्ट बहुत बार अच्छा नहीं होता, फिर भी उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं क्योंकि उसके पीछे हमने कोई स्टोरी बना ली है, एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया है जो हमारे ब्रेन को ट्रिगर कर रहा है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम किसी भी चीज के पीछे स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं और उस स्टोरी में रहना पसंद होता है, जिसके कारण हम कुछ भी चीज कर सकते हैं और हम करते भी हैं। भानगढ़ में एक किला है जहां पर लोगों का मानना है कि यहाँ भूत रहते हैं, इसलिए वो किला 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। अब जब वहां पर लोग घूमने जाते हैं तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी है और उन्हें वो एनर्जी फील होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो उस किले में कोई भूत है और ना ही कोई ऐसी एनर्जी एनर्जी नाम की कोई ऐसी चीज नहीं होती जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो। उसी प्रकार भूत भी नहीं होते, पर लोगों का मानना है और लोग उसमें एनर्जी भी महसूस करते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये सब हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण हुआ है, जो हमने अपने पुराने एक्सपीरियंस से बना लिया है और अपनी पास्ट बिहेवियर से हमने एक इल्यूजन क्रिएट कर लिया है, जिसके कारण हम क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते, जिसके कारण हम धुंधले डिसीजन लेते हैं और हम अपने सक्सेसफुल होने के रेशियो को और कम करते जाते हैं।
और इसी प्रकार हम बादल को देखते समय भी कुछ शेप्स इमेजिन करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लाउड्स में शेप्स नहीं होते, लेकिन हम उसे इमेजिन करते हैं। डोंट डू फूलिश एक्ट एंड फॉरगेट द पास्ट। यदि आप कहीं जा रहे हैं और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो आप भी आसमान की तरफ देखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में सोशल प्रूफ बायस्ड है और इसके चलते आप ऐसा कर रहे हैं। आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में जहां हर एक चीज करना पॉसिबल हो गया है, इसके बाद भी लोग ज्यादातर वही चीज करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि लोगों को सोशल बाइज्ड होना पसंद है और वो ऐसा करके एक कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि बाकी लोग जब ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं, जबकि इसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो गई है कि आप सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि जब आपके साथ इस चीज को बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फिर भी आप इस चीज को करते हैं। लोगों को लगता है कि ज्यादा लोग जो कर रहे हैं वो सही है, पर यह सिर्फ और सिर्फ बाइज्ड है। ऑथर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सब जो कर रहे हैं वो सही हो, बल्कि वो गलत भी हो सकता है। इसलिए तो सब सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। आपको अपने गोल में, अपनी लाइफ में, हर एक चीज में जो भी आप कर रहे हैं, क्लियर होना पड़ेगा। आप सोशली बाइज्ड होकर काम करेंगे तो आप कभी अपने गोल पर क्लियर नहीं हो पाएंगे। यूपीएससी भारत का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है। सबको लगता है कि यदि हम इसे निकाल लेंगे तो हम भी महान बन जाएंगे, और बहुत सारे लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं और उन्हीं को देखकर और भी बहुत सारे लोग इसे करने लग जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूपीएससी से ही महान बनेंगे। कितने सारे ऑथर्स, कितने सारे यूट्यूबर्स, कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने कभी यूपीएससी के बारे में सुना भी नहीं है, फिर भी वो महान है। स्टिल सबसे महान तो वो है जिन्होंने कुछ चेंज किए हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन लोगों का मानना है कि सबसे ज्यादा महान वो है जिसने कोई बड़ा एग्जाम क्लियर किया है, क्योंकि उसे बहुत सारे लोग कर रहे थे। अब बहुत सारे लोग उस चीज को इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो सोशली बाइज्ड थे उस चीज से, न कि वो महान थे, और न ही उस एग्जाम को निकालने वाले बस महान हैं। ऑथर कहते हैं कि यदि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको इस बाइस से निकलना होगा और खुद सोचना होगा, वो भी क्लियर। यदि किसी चीज को 1.5 करोड़ लोग कर रहे हैं और वो बेकार है, तो वो बेकार ही होगी। रॉल्फ डॉबली कहते हैं कि एक बार वो मूवी देख रहे थे और मूवी बहुत बेकार थी। अब जब उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि चलो घर चलते हैं, इस मूवी को देखने का कोई मतलब नहीं, तो उनकी पत्नी ने कहा कि हम इस मूवी में $30 खर्च कर चुके हैं, तो क्यों ना इस मूवी को पूरा देख कर ही जाए, जबकि वो मूवी बहुत खराब थी। रॉल्फ डॉबली ने उनसे कहा कि वैसे भी वो इस मूवी में $30 खर्च कर चुके हैं। अब यदि वो इस मूवी के लिए 3 घंटे और खर्च करेंगे तो उनका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, और यदि वो इस मूवी को $30 खर्च करने के कारण देखते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ संक कॉस्ट फैलेकी होगा। इसी प्रकार एक बार रॉल्फ डॉबली कंपनी में गए और उन्होंने देखा कि उनके 4 महीने से मार्केटिंग के ऐड चल रहे हैं, पर उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब उनके एम्प्लॉय का कहना था कि यदि हम इन ऐड को रोकते हैं तो हमारा काफी घाटा हो जाएगा, क्योंकि 4 महीने से हमारे जो ऐड चल रहे हैं, यदि और टाइम तक चलते तो शायद हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं और हम काफी आगे आ चुके हैं। लेकिन रॉल्फ डॉबली का कहना था कि यदि हम इन ऐड को बंद कर देते हैं तो ये हमारे लिए सही होगा। यदि हम इन ऐड को 4 महीने चला चुके हैं और कोई रिजल्ट नहीं है तो बंद करने में क्या दिक्कत है। बजाय इसके यदि हम इनको और ज्यादा चलाएंगे तो ये संक कॉस्ट फालेकी होगा। संक कॉस्ट फालेकी से ऑथर का कहना है कि हम बहुत बार अपनी बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा टाइम या पैसा किसी चीज पर वेस्ट कर देते हैं और बाद में हमें लगता है कि यदि हम अब इस चीज को छोड़ देंगे तो हम गलत कर देंगे और हमें इसे आगे करना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम उस चीज को छोड़ देते हैं तो वो ज्यादा अच्छी चीज होगी। उस चीज को कंटिन्यू करना संक कॉस्ट फैलेसी होगा, और हमें क्लियरली सोचने के लिए संक कॉस्ट फैलेसी से बचना होगा ताकि हम क्रिएटिव सोच सकें और क्लियरली उस काम को कर सकें। एक्शन बाइज्ड एंड अथॉरिटी बाइज्ड। आइए हम इसे एक कहानी से समझते हैं। फुटबॉल में जो गोलकीपर होता है उसे बॉल रोकना होता है और उसके बॉल रोकने की प्रोबेबिलिटी आधी आधी होती है। या तो वो अपने राइट तरफ की बॉल को रोकेगा या फिर अपने लेफ्ट तरफ की।
लेकिन वो सामने खड़ा होकर किसी एक तरफ डाइव लगा देता है जिस तरफ उसे बॉल जाती हुई लगती है। अब चाहे वो बॉल रोके या फिर वो बॉल न रोके, पर लोगों को लगता है कि उसने अपने पूरे एफर्ट डाले हैं। अगर वो बिना एक्शन लिए लास्ट तक देखता तो वो किसी एक तरफ की बॉल को रोक सकता था, लेकिन वो एक्शन लेता है और पूरा एक तरफ एफर्ट डाल देता है। अब उस फुटबॉलर का एक तरफ एफर्ट डालना और हमेशा एक्शन में रहना लोगों को खेल के प्रति एक्साइटेड करता है। साथ ही साथ लोगों को लगता है कि इस गोलकीपर ने बहुत एफर्ट डाले हैं, भले ही वो बॉल को नहीं रोक पाया। और इसे ही राइट एक्शन बाइस कहते हैं। आप इसे अपनी रियल लाइफ से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आसपास कहीं लड़ाई होती है तो कोई सीनियर पुलिस वाला उस पर नहीं बोलता। वो तब ही बोलता है जब वहां पर कोई जख्मी हो जाता है और रिपोर्ट लिखाई जाती है, क्योंकि उसे पता है कि क्विक एक्शन लेने से लड़ाई बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। वो खुद लड़ेंगे और खुद ही सॉल्व कर लेंगे। अब ये पुलिस वाला एक्शन से बायस नहीं है, क्योंकि वो बहुत साल से इस चीज को कर रहा है। पर यदि कोई नया लड़का जो अभी भी पुलिस में आया है, यदि उसके सामने कोई लड़ाई होती है तो वो उस लड़ाई में जल्दी से आ जाता है, जबकि उसके आने से लड़ाई कम नहीं होती, लड़ाई और बढ़ जाती है। पर वो एक्शन बायस में फंसा है। उसे दूसरों के सामने अपने आप को सुपीरियर बताना है, ताकि लोग उसे बहुत काम करने वालों में देखें, जबकि ये सिर्फ उसका बायस है। लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार शेयर मार्केट में हमें देखने को मिलता है, जो नया नया शेयर मार्केट में आता है वो बहुत सारे शेयर बाई करता है और बहुत जल्दी उन्हें बेच देता है। यही कारण है कि वो व्यक्ति हमेशा घाटे में रहता है। जबकि ऐसे लोग जो बहुत साल से शेयर मार्केट में हैं और उन्हें शेयर मार्केट का बहुत नॉलेज है, वो शेयर बहुत लंबे समय के लिए खरीदते हैं और वो उससे बहुत पैसे भी कमाते हैं। और वॉरेन बफेट से अच्छा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट में 40 साल बिताए और वो बताते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। मतलब स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जहां पर एक इम्पेशेंट पर्सन का पैसा एक पेशेंट पर्सन के अकाउंट में जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो व्यक्ति बहुत जल्दी पैसे लगाकर बहुत जल्दी पैसे बनाना चाहता है, जिनमें किसी भी प्रकार का पेशेंस नहीं होता, एक्शन बायस्ड होते हैं। ऑथर हमें यही कहना चाहते हैं कि यदि हमें क्लियर थिंकिंग करनी ऑथर हमें यही कहना चाहते हैं कि यदि हमें क्लियर थिंकिंग करनी हो तो कभी भी हमें एक्शन बायस नहीं होना चाहिए। बाइबल की पहली बुक में लिखा था कि यदि आप ग्रेट अथॉरिटी को नहीं मानोगे तो आप स्वर्ग से हटा दिए जाओगे और आपको नर्क में जगह मिलेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और लोग इस चीज को अभी तक सच समझते हैं और अथॉरिटी को मानते हैं। अभी भी लोग इन पंडितों की, इन पॉलिटिशियंस की, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों की झूठी बात को भी सच मान लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि अथॉरिटी क्लियर थिंकिंग में दो मेन प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। पहला, कि लोगों को लगता है कि अथॉरिटी कभी फेल नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है। अथॉरिटी फेल हो सकती है। जैसे सन 1900 में कोई वायरस फैला और लोगों को बहुत ज्यादा बीमारी हो गई। अब लोग उस बीमारी से बचने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे, जबकि वे हॉस्पिटल में और ज्यादा प्रॉब्लम में फंस रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं थी। यदि वे हॉस्पिटल की जगह घर में रहते तो वो शायद बच जाते, लेकिन वे हॉस्पिटल गए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो लोगों को यह मानना चाहिए कि उनकी अथॉरिटी फेल भी हो सकती है। यदि वो सोचते हैं कि हॉस्पिटल में जाकर बच ही जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो बच ही जाएं। हो सकता है कि वो घर में ज्यादा सेफ हों। नंबर 2 है कि लोग कही हुई बातों पर यकीन कर लेते हैं और इस अथॉरिटी को वो डिनाई भी करते हैं। अब एक बार डॉक्टर ने कुछ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी शॉक देने को बोला। अब डॉक्टर ने उन्हें नॉर्मल वोल्टेज से ज्यादा शॉक दिया, लेकिन लोगों को इसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो उनके सामने खड़े थे जिन्होंने उन्हें शॉक देने को बोला था। तो उन्हें लग रहा था कि यदि उन्होंने बोला है तो ये इतना ही वोल्टेज का झटका देंगे। इसी प्रकार लोग कही हुई बातों पर यकीन कर लेते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति को एक राजा ने उल्टा लटकाया और सजा के तौर पर 2 पिन को उसके हाथ में चुभाया। अब उस व्यक्ति को लगा कि उसे सांप ने काटा है और वो व्यक्ति 2 मिनट के अंदर मर गया, क्योंकि उसने अपना बिलीव ऐसा बना लिया था जिसके कारण उसे अटैक आ गया। तो आप हमेशा ये मानिए कि आपकी अथॉरिटी गलत भी हो सकती है। आप आजकल के बनाए हुए पंडित और नेताओं की बातों पर यकीन न करें। आप सच पर यकीन करें। आप अपनी बात पर क्लियर रहें।
यदि आप क्लियरली सोचेंगे तो आप अथॉरिटी पर यकीन करना बंद कर देंगे। आप समझ जाएंगे कि अथॉरिटी गलत भी हो सकती है। ऑथर कहते हैं कि यदि आपको क्लियर सोचने की आर्ट को समझना है तो आपको अथॉरिटी के बाइज्ड से हटकर सोचना होगा। कंफर्मेशन बाइज्ड एंड एफर्ट जस्टिफिकेशन बाइज्ड। महान पोएट क्रिस जामी की माने तो कंफर्मेशन बायस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गो ऑन ए लिविंग लाई। मतलब कंफर्मेशन बायस एक जीवित झूठ पर जाने का सबसे प्रभावी तरीका है। ह्यूमन यदि अपनी जिंदगी में किसी चीज पर सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं और सबसे सरलता से झूठ बोलते हैं तो वो कंफर्मेशन बायस पर ही होता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अब्दुल नाम का व्यक्ति है जो अपने वेट को कम कर रहा है। अब इसके लिए ये काफी ट्राई कर रहा है और इसने जिम भी ज्वाइन कर रखी है, लेकिन ये अपने खाने में कंट्रोल नहीं करता और बहुत खाता है। समय समय पर अब्दुल अपना वेट चेक करता रहता है और कभी उसका वजन थोड़ा कम आता है और कभी उसका वजन थोड़ा ज्यादा आता है। जब उसका वजन थोड़ा कम आता है तो उसे लगता है कि वो पतला हो रहा है और उसकी डाइट काम कर रही है, पर जब उसका वजन ज्यादा आता है तो वो इसे इग्नोर कर देते हैं और उन्हें लगता है कि मशीन में कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता है। कुछ महीने निकलने के बाद जब वो अपना वजन करता है तो उसे पता चलता है कि उसका वजन न बढ़ा और न घटा है। उसका वजन इसीलिए नहीं बढ़ा क्योंकि वो जिम कर रहा था और काफी टाइप की एक्सरसाइजेस भी कर रहा था, लेकिन उसका वजन कम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो उतना ही ज्यादा खाता भी था। लेकिन अब्दुल को यह कंफर्म हो गया था कि उसका वेट कम हो जाएगा क्योंकि वो जिम जाता है, और इस कंफर्मेशन बायस के कारण वो अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर पाया और वो मोटा रह गया। दूसरे शब्दों में देखें तो हम फिल्टर करते हैं कि हमारे इंफॉर्मेशन को हमारे एक्सिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लिश राइटर और महान फिलोसफर हक्सले कहते हैं, फैक्ट्स डू नॉट सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज दे आर इग्नोर्ड। मतलब फैक्ट्स कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं होते क्योंकि वहां इग्नोर कर दिए जाते हैं। मतलब फैक्ट्स कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं होते क्योंकि वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। सुपर इन्वेस्टर वॉरेन बुफेट भी कहते हैं कि ह्यूमन के अंदर ये टेंडेंसी बहुत अच्छी है कि वे पुरानी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कलेक्ट करके रखते हैं और नई इंफॉर्मेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। ऑथर के हिसाब से जब तक ह्यूमन रहेंगे वो कंफर्मेशन बायस से बंधे रहेंगे, वे बायस्ड रहेंगे। पर यदि हमें क्लियर थिंकिंग करनी है तो हमें इस बायस से निकलकर सोचना होगा। एक नॉर्मल ह्यूमन हमेशा अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए नई इंफॉर्मेशन के एडवांटेज को कनेक्ट कर लेता है और वो न्यू इंफॉर्मेशन की जांच किए बिना किसी फैक्ट से यूज नहीं मान लेता है, और ऐसे लोग हमेशा बायस्ड होते हैं। पर यदि आपको इन लोगों से हटकर क्लियर सोचना है तो आपको पुरानी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए नई इंफॉर्मेशन की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों पार्ट को देखना होगा। और यदि आप ऐसा कर लेंगे तो डेफिनेटली आप क्लियर सोचना शुरू कर देंगे। महान प्रोडक्ट डिजाइनर अलानाह लैम कहते हैं, आई इवेल्युएट एन आउटकम रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ एफर्ट इट लुक टू अचीव इट। मतलब मैंने किसी चीज को अचीव करने में अपने जितने एफर्ट डाले हैं उनको इवेल्युएट करके मैं उस काम के आउटकम को देखता हूं, और ये बिल्कुल सही भी है। लेकिन ये चीज आपको डिप्रेशन में ले जा सकती है। ऐसा पॉसिबल है कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट करते हो और आपको बहुत कम रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि हर एक चीज के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट न मिले। ऑथर कहते हैं कि हमें यह सोचना चाहिए कि यदि हमने किसी चीज पर बहुत एफर्ट डाले हैं तो उसका रिजल्ट यदि हमें नहीं मिलता तो एक एक्सपीरियंस मिलता है और उससे हमें खुश रहना चाहिए, और आप देखेंगे कि उसके रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। पर लोग अपने एफर्ट को वर्थ करने के लिए बहुत बायस्ड रहते हैं। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉन एक सोल्जर है यूएस आर्मी में। इन्होंने पैरा ट्रूपर कोर्स किया है। अब इसके लिए एक पैराशूट पिन मिलती है जो इन्हें अपने चेस्ट में पिंच करनी होती है, और इसके कारण उनके सीने में एक छोटा सा पंचिंग का निशान बन जाता है। जॉन के सीनियर सोल्जर उनके सीने में ये पिन पिंच करते हैं और उसके सीने में एक निशान बन जाता है। अब कुछ साल बाद जब जून को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो वो अपनी हर एक कीमती चीज बेच देता है, लेकिन वो स्पिन को नहीं बेचता, जबकि इस स्पिन की कीमत काफी ज्यादा थी। फिर भी वो उसे नहीं बेचता है क्योंकि इस पिन को पाने के लिए उसने बहुत एफर्ट डाले हैं। इसी प्रकार एक
मार्क नाम का लड़का जो बहुत मेहनत करके एक बाइक खरीदता है, कुछ साल बाद वो बहुत घाटे में चला जाता है और उसे सब कुछ बेचना पड़ता है। लेकिन वो अपनी बाइक को नहीं बेचता, क्योंकि उसकी बाइक उसने बहुत मेहनत से ली थी। वो अपनी बाइक का प्राइस बहुत ज्यादा रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मेहनत इतने प्राइस में ही वर्थ होगी। ऑथर हमें यही कहना चाहते हैं कि जब भी हम ज्यादा मेहनत कर लेते हैं और हमारी चीज की कीमत कम होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इसे नहीं बेचना चाहिए, इसकी सही कीमत कुछ और होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो चीज एक्चुअली में इतनी ज्यादा कीमती नहीं होती। लेकिन हम एफर्ट जस्टिफिकेशन बायस्ड में फंसे रहते हैं, जिस प्रकार जॉन और मार्क इसमें फंसे हुए थे। यदि हम किसी चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं और फिर वो चीज सही नहीं होती, तो ये हर्ट होना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये हमें आगे किए जाने वाले एफर्ट के लिए स्मार्ट बनाती है, साथ ही साथ हमें क्लियर सोचने के लिए मजबूर करती है। पर यदि आप अपने पुराने एफर्ट से बायस्ड रहेंगे, तो आप हमेशा अपने एफर्ट को जस्टिफाई करने में लगे रहेंगे, जो कि गलत है। आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके एफर्ट जस्टिफाई नहीं भी हो सकते हैं। जरा सोचिए कि आपने बहुत मेहनत करके कुछ खाने के लिए बनाया और वो चीज जो आपने खाने के लिए बनाई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब क्या आप उसे खाएंगे? डेफिनेटली नहीं खाएंगे, क्योंकि वो चीज अच्छी नहीं है। इसी प्रकार बहुत सारी चीजों में आपके एफर्ट बहुत कम वर्थ के हो सकते हैं, लेकिन आपको उस पर वर्क करना है, आपको उनसे बाइस नहीं होना है। डोंट क्लिंग टू थिंग, एंडोमेंट इफेक्ट बाइस। एक बार ऑथर एक शोरूम में पुरानी BMW कार को देखते हैं, जो देखने में काफी अच्छी लग रही थी। हाँ, वो काफी चल चुकी थी। जब उत्तर दें कि उसके मीटर में देखा, तो उन्हें पता चला कि ये कार काफी पुरानी है, लेकिन अभी भी वकार चमक रही थी। अब ऑथर को ये कार $40,000 के आसपास की लग रही थी। जब शोरूम में जाकर उस कार का प्राइस पूछा, तो उन्हें उस कार का प्राइस $50,000 बताया गया, जिस पर रॉल्फ डॉबली ने उस कार को नहीं लिया। एक हफ्ते बाद जब ऑथर दोबारा उस शोरूम में अपने दोस्त के साथ गए, तो उस शोरूम के मैनेजर ने रॉल्फ को वही कार $40,000 में ऑफर कर दी। और फिर क्या था, उन्होंने उस कार को खरीद लिया। अब रॉल्फ उस कार को खरीदकर दूसरे दिन गैस भरवाने गए ही थे कि उन्होंने देखा कि उस गैस कंपनी के मालिक ने उन्हें उस कार को खरीदने के लिए $53,000 का ऑफर दिया। ऑफर काफी कमाल था। $13,000 का एक दिन में फायदा हो रहा था। लेकिन ऑथर ने उस कार को बेचने से मना कर दिया और उन्होंने उस कार को नहीं बेचा। लेकिन अब जब वे घर आए, तो उन्हें लगा कि उन्हें इस कार को बेच देना चाहिए था, क्योंकि एक दिन में उन्हें $13,000 का फायदा हो जाता, जो कि कमाल की थी। और यहीं से ऑथर को एंडोमेंट इफेक्ट बायस का पता चला। जब हम किसी चीज के ऑनर होते हैं, तो हम अपनी चीज को बेचने के लिए बहुत इरेशनली सोचते हैं, और ये सब हम बायस के कारण करते हैं। इसी प्रकार एक बार एक प्रोफेसर ने कुछ बच्चों को टिकट प्राइस में गिफ्ट की। अभी टिकट कुछ बच्चों को मिल गई थी कि कुछ बच्चों को ये टिकट नहीं मिल पाए। जिन बच्चों को ये टिकट नहीं मिली, उन्हें इस टिकट का प्राइस $170 लगाया। जिन्हें ये टिकट मिल गई थी, उन्होंने इस टिकट का प्राइस $2,400 लगाया। ऑथर कहते हैं कि ओनरशिप हमें सिर्फ सेलिंग प्राइस में जीरो बढ़ाने में मदद करती है। यदि हम किसी चीज के ओनर होते हैं, तो हम उस चीज का प्राइस बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, जो कि होता भी नहीं। और यहीं आज के रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ओनर ऐसा करते हैं, जिन्हें अपनी प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत ज्यादा लगता है, जबकि उसका प्राइस रियल में उतना होता नहीं है। ये सब लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो एंडोमेंट इफेक्ट के बायस से बंधे हुए होते हैं। फॉल्स कॉन्सेंसस इफेक्ट एंड फॉल्स कैजुअलिटी। आपसे एक सवाल है, क्या पसंद करेंगे आप 90s का म्यूजिक या फिर आज के दूर का? यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें 90s का म्यूजिक बहुत अच्छा लगता होगा, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें उससे भी पुराना म्यूजिक अच्छा लगता होगा, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने 90s या उससे पहले का म्यूजिक सुना ही ना हो। लोगों का माइंड उन्हें ये कॉल करने के लिए मजबूर करता है कि जो चीज उन्हें पसंद है, वही चीज दूसरों को भी पसंद होगी। जैसे कि यदि आपको 90s का म्यूजिक पसंद है, तो आप सोचेंगे कि आपके रिलेटिव को और आप जिनको जानते हैं उन्हें 90s का ही म्यूजिक पसंद होगा, जबकि हो सकता है कि आज के दूर का म्यूजिक पसंद हो।
इसी प्रकार जो आज के दूर का म्यूजिक पसंद करता है, उसे लगता है कि उसके रिलेटिव्स और उसकी जान पहचान वाले आज के म्यूजिक ही पसंद करते हैं, जबकि ऐसा हो सकता है कि उनके जान पहचान वाले 90s का म्यूजिक पसंद करते हैं। और ये सिर्फ हमारे माइंड का मिथ है, द मिथ ऑफ लाइक माइंडेडनेस। हमें ऐसा लगता है कि जो चीज हमें पसंद है वो हमारे रिलेटिव्स को पसंद होगी, लेकिन आप इस चीज को माने या ना माने, आप अपने माइंड से बाइस्ड हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज आपको पसंद है वो सामने वाले को भी पसंद हो, बस इसकी पॉसिबिलिटी तभी ज्यादा होगी जब वो प्रोडक्ट एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जो सबको पसंद है, जैसे कि कुछ सिलेक्टेड सॉन्ग्स जो सबको अच्छे लगते हैं, तो हो सकता है कि ये सॉन्ग आपके ज्यादा रिलेटिव को अच्छे लगे, लेकिन यदि आपको एक सेगमेंट में अपने रिलेटिव को सोचते हैं कि वे आपके जैसे ही पसंद के हैं, तो डेफिनेटली आप गलत होंगे। अब एप्पल के प्रोडक्ट किसको पसंद नहीं है? यदि आप अपने रिलेटिव से बोलेंगे कि मुझे एप्पल के प्रोडक्ट पसंद है और आपके रिलेटिव को भी पसंद होंगे, और वो डेफिनेटली उस बात पर हाँ करेगा क्योंकि उसका एप्पल का प्रोडक्ट इतना कमाल का है। लेकिन यदि आप एक नॉर्मल ब्रांड कंपनी को उठाएंगे और वो आपको किसी न किसी कारण से अच्छी लगती है, अब यदि आप बोलेंगे कि ये कंपनी के प्रोडक्ट मेरे रिलेटिव भी पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप अपनी बात पर गलत हो। आप ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप फॉल्स कॉन्सेंसस इफेक्ट में फंसे हुए हैं। लोगों की टेंडेंसी होती है, उन्हें लगता है कि वो जैसा सोच रहे हैं लोग भी वैसा सोच रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हर ईमानदार व्यक्ति को यही लगता है कि उसके सामने वाला ईमानदार है, जबकि ऐसा हो सकता है कि वो बेईमानी कर रहा हो। ऑथर यही कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ बायस्ड हैं। यदि आपको ये लगता है कि आप ईमानदार हैं और सामने वाला भी ईमानदार है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपको हमेशा दोनों तरफ के पहलू को देखना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। ये आप अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। आपके टाइम पर यूट्यूब में कितने सारे कोर्स आ चुके हैं और आप देखते होंगे इतने सारे कोर्स हैं, जबकि इनके थोड़ा बहुत ही कोर्स बिकते हैं, फिर भी ये ओनर इतने सारे कोर्स बना देते हैं। असल में किसी कंपनी ओनर को लगता है कि उनके कोर्स बहुत ज्यादा बिकेंगे और वो इसको देखकर कोर्स बनाते हैं और बहुत ज्यादा मार्केटिंग करते हैं। अगर उन्होंने डाटा या एनालिटिक्स ले रखा है तो डेफिनेटली उनके कोर्स बिकेंगे, जैसे कि बहुत लोगों के कोर्स करोड़ों में बिकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी एनालिटिक्स के सोच लेते हैं कि उनका कोर्स लोग खरीदेंगे, क्योंकि अगर वो उनकी जगह होते तो इस कोर्स को वो लेते ही लेते, जबकि ऐसा होता है कि वो इस कोर्स को खुद भी ना लेते। इस तरीके वे इस कोर्स से बायस्ड हैं। इसी प्रकार हम हमेशा बायस में फंसे रहते हैं और हमें लगता है कि जो चीजें हमें पसंद है वो सामने वाले को भी पसंद होंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है कि आपकी चीज सामने वाले को भी पसंद हो। जब तक आपको लगता है कि आपका ओपिनियन भी दूसरों को ओपिनियन होगा, तो आप बाइस के हुक में रहते हैं। अब इस चीज का बहुत सारी पॉलिटिशियंस भी फायदा उठाते हैं। वो कभी भी किसी मुद्दे को उठा देते हैं और अब उनके समर्थक इस मुद्दे को अपना मान लेते हैं और उन्हें लगता है कि यदि ऐसी प्रॉब्लम उनके साथ है तो पूरे देश के साथ यही प्रॉब्लम होगी, और वो इसको बहुत हाईलाइट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी पॉलिटिशियन ने एक मुद्दा उठाया, ग्लोबल वार्मिंग, और उसके हिसाब से भी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब आप उस पॉलिटिशियन से जो भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनेंगे, आप उसे मानने लग जाएंगे और आपको लगेगा कि दुनिया भी ऐसे मान रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर आर्टिस्ट को लगता है कि उसका नेक्स्ट प्रोडक्ट कमाल का होगा और वो दिलों पर राज करेगा। उसे उसे देखेंगे और जानेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। यदि आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको क्लियर थिंकिंग करनी होगी, और क्लियर करने के लिए आपको बाइस से बाहर आकर सोचना होगा। वाई यू शुडंट बिलीव इन द स्टॉर्क। नॉर्थ स्कॉटलैंड में सिर के जुएं लोगों की लाइफ का हिस्सा हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि यदि वे अपने सिर के जुएं मार देंगे तो उन्हें फीवर हो जाएगा। अब ऐसा उनके साथ एक दो बार ही हुआ है कि उनके सिर में जुएं नहीं थे और उन्हें फीवर आ गया, लेकिन उन्होंने अपने बिलीफ इसमें बना लिए कि यदि वे अपने सिर के जुएं मार देंगे तो उन्हें फीवर आ जाएगा।
जबकि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जरा आप ही सोचिए, यदि आपके सिर के जुएं खत्म हो जाएं तो आपको फीवर कैसे आएगा? पर यहाँ पर लोगों को लगता है कि उन्हें फीवर हो जाएगा, जिसके कारण वो अपने सर के जुएं रखते हैं। न्यूयॉर्क की एक सिटी में पाया गया कि जिस सिटी में ज्यादा फायर फाइटर होते हैं वहां पर डैमेज ज्यादा होता है, और इसे सुनकर वहां के सभी फायर फाइटर को वहां से निकाल दिया गया। अब जरा आप सोचिए कि यदि आप अपनी सिटी से फायर फाइटर को निकालते हैं तो उसमें डैमेज कम कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, यदि कहीं डैमेज ज्यादा है तो आपको ज्यादा फायर फाइटर की जरूरत पड़ेगी। तो असल में उस रिसर्च में यह हुआ था कि यदि कहीं डैमेज ज्यादा है तो वहां ज्यादा फायर फाइटर की जरूरत पड़ेगी। यदि कहीं ज्यादा आग लगी हुई है तो ज्यादा फायर फाइटर को भेजना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा फायर फाइटर हैं इसलिए सिटी में कहीं ज्यादा आग लगती है, पर वहां उस सिटी से फायर फाइटर को निकाल दिया गया। ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग इसी प्रकार से अपने मन में कंक्लूजन बना लेते हैं और वो कही हुई बातों पर यकीन करने लग जाते हैं। यदि हम दोनों स्टोरी को देखें तो इसमें कोई कॉमन सेंस ही नहीं है। सिर में ज्यादा जुएं रखने से आपको बुखार नहीं आएगी, इसका तो कोई मतलब नहीं है, पर ऐसा लोग मानते हैं क्योंकि कुछ लोगों को नहीं आई और लोग अपने कॉमन सेंस को उन कुछ लोगों के कारण खो चुके हैं। ये सब लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो फॉल्स कैजुअलिटी बाइज्ड में फंसे हुए होते हैं, और इसी फॉल्स कैजुअलिटी के चलते लोग अपने आसपास की चीजों को सच मानने लगते हैं, जबकि उन चीजों का कोई कॉमन सेंस होता ही नहीं। फॉरर इफेक्ट एंड फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, हाउ टू एक्सपोज आवर चर्नाटेंट। रॉल्फ डॉबली कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ सिक्योर हो जाए और आप अंदर से बहुत इनसिक्योर हैं। इस चीज को लेकर कभी कभी आपको अपने गोल पर शक भी होता है कि शायद मैं इसे अचीव कर पाऊंगा या फिर ये ऐसे ही रह जाएंगे। मुझे पता है कि आप लोग अपनी कैपेसिटी का पूरा यूज कर रहे हैं और ये आपके लिए काफी अच्छा एडवांटेज है, पर इसके बाद भी आप में कुछ पर्सनल वीकनेस हैं जो आप दुनिया से छुपाते हैं। आप लोगों के सामने जाने से कतराते हैं और आप इंट्रोवर्ट भी हैं। आपकी सेक्सुअल लाइफ काफी स्ट्रेस में है। आप डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन ये डिसिप्लिन सिर्फ आप बाहर से दिखा रहे हैं और अंदर से आप काफी स्ट्रेस में हैं। आपके पास एक सीरियस डाउट है कि आपने जो डिसीजन लिए हैं क्या वो सही होंगे या फिर वे ऐसे ही रह जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि मुझे पता है कि आप अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पर्सन मानते हो और दूसरे की स्टेटमेंट को अपने दिमाग में नहीं आने देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा बनाए गए बिलीव बिल्कुल सही हैं और आप उसमें अटल हैं, लेकिन अपने गोल को लेकर बनाए गए बिलीव में आप कभी कभी घबरा जाते हो और आपको लगता है कि क्या ये पूरे हो पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि लोगों को अपने बारे में बता देना बेवकूफ़ी है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। इसलिए आप लोगों को अपने आप के बारे में नहीं बताते। आप लोगों के सामने प्रोफेशनल दिखना चाहते हैं, इसलिए आप कॉन्शियसली नॉर्मल रिएक्ट करने का ट्राई करते हैं। और आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी थीं जो अनरियलिस्टिक साबित हुईं, और आप अपने करियर को लेकर बहुत सिक्योर सोचते हैं। अब आप इन सारी चीज़ों के बेसिस पर अपने आप को 1 से 5 पर रेटिंग दें। असल में 1948 में फोरर नाम के साइंटिस्ट ने अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा किया था और उन्होंने पता लगाना चाहा कि आखिर लोगों की क्या प्रॉब्लम है। जब उन्होंने इसके रिजल्ट देखे तो उन्हें पता चला कि लोग इस बात से एग्री करते हैं। 100% लोगों की रेटिंग 4 से 5 के बीच में थी और इस पूरी स्टेटमेंट की रेटिंग 4.3 थी, और ऑथर इसे फोरर इफेक्ट कहते हैं। नेवर आस्क राइटर इफ द नॉवेल इज ऑटोबायोलॉजिकल। जरा सोचिए कि आप सुबह न्यूज़पेपर खोलते हैं और आप देखते हैं कि किसी कंपनी के ओनर को कंपनी से निकाल दिया गया क्योंकि उस कंपनी का ओनर अच्छा काम नहीं कर रहा था और उनकी कंपनी डूब रही थी। अब आप पेज को पलटते हैं और आप देखते हैं कि किसी टीम के कैप्टन ने बहुत अच्छी बैटिंग की और उनकी क्रिकेट टीम जीत गई। अब आप किसी और पेज को खोलते हैं और आप देखते हैं कि किसी पॉलिटिशियन ने कोई पॉलिसी निकाली और उसके कारण उसका शहर आज काफी अच्छी स्थिति में है और उधर से करप्शन हट चुका है। अब तीनों स्टोरी में आप देखेंगे कि हर स्टोरी का हीरो एक ही है। यदि किसी कंपनी के ओनर को निकाला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी उस ओनर के कारण डाउन जा रही थी।
उस कंपनी के ओनर के कारण कंपनी कैसे डूब सकती है। कंपनी के डूबने का कारण उसके एम्प्लॉय और मैनेजर भी हैं जो काम नहीं कर रहे थे। यदि कोई क्रिकेट टीम जीतती है तो उसके पूरे जीतने का कारण पूरी टीम को जाता है, न कि एक अकेले को। हो सकता है कि वो एक मैच में चल जाता है, लेकिन उसके बाद भी पूरा मैच उन्होंने इसलिए जीता क्योंकि सभी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और सभी फील्डर्स ने अपना बराबर एफर्ट डाला। यदि आप कहते हैं कि उस कैप्टन के खेलने के कारण ही वो क्रिकेट टीम जीत गई, तो आप बिल्कुल गलत होंगे और ये बहुत ही ज्यादा सेंसलेस बात होगी। जरा सोचिए कि आपकी टीम क्रिकेट में पहले बैटिंग करती है और बहुत अच्छा स्कोर बनाती है, पर उस स्कोर का पूरा क्रेडिट किसी एक प्लेयर को जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा रन बनाए। लेकिन दूसरी तरफ यदि आपके बॉलर्स अच्छी बॉलिंग नहीं करते और वो बहुत ज्यादा रन खाते हैं, तो डेफिनेटली आप हार जाएंगे। क्या अब आप ये कहेंगे कि आप उस बैट्समैन के कारण हार गए जिसने रन बनाए? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे कि आप उन बॉलर्स के कारण हार गए जिन्होंने बॉलिंग की। इसी प्रकार जब आप जीतते हैं तो आप उस बैट्समैन को पूरा श्रेय देते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्रेय श्रेय पूरी टीम को देना चाहिए, लेकिन लोगों ने अपने मन में एक बायस बना लिया है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है न्यूज़पेपर राइटर को, क्योंकि उनका यही काम है कि वो किसी एक चेहरे को हीरो बनाना चाहते हैं और लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं, चाहे वो ऐसा चेहरा डूबती हुई कंपनी के ओनर को हो या फिर वो चेहरा जीते हुए टीम के कैप्टन का। जरूरी है कि आप अपने कॉमन सेंस का यूज करें और आप देखें कि आखिर रियलिटी क्या है। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर हमेशा एक इंडिविजुअल को ओवर रेटेड करता है और पूरे टीम को अंडर एस्टिमेट कर देता है, और यह करना बिल्कुल गलत है। यदि कोई पॉलिटिशियन किसी स्कीम को कहीं लाता है तो डेफिनेटली उस पॉलिटिशियन ने उसमें काफी एफर्ट डाले हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उस पॉलिटिशियन के कारण आपका शहर करप्शन मुक्त हो गया। इसको करप्शन मुक्त करने के लिए एक एक कर्मचारी का हाथ था जो नीचे काम कर रहा था, और शायद आपका भी। लेकिन आप इसका पूरा का पूरा क्रेडिट उस पॉलिटिशियन को दे देते हैं। यदि किसी कंपनी के ओनर ने अपने कम एफर्ट डाले और वो कंपनी डूबने की स्थिति में आ गई, तो आप उस कंपनी के डूबने का पूरा क्रेडिट उस ओनर को दे देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी डूबने की स्थिति में इसलिए आई क्योंकि नीचे के वर्कर्स ने काम नहीं किया। इंपॉर्टेंट ये है कि हर व्यक्ति काम करे और आपको हर व्यक्ति को क्रेडिट देना चाहिए। यदि कोई कंपनी डूबती है तो डेफिनेटली उसके नीचे के वर्कर्स ने काम नहीं किया, और आपको ये अपने कॉमन सेंस से समझना होगा। न्यूज़पेपर वाले उस कंपनी के ओनर को आपके सामने विलन का चेहरा दिखा देते हैं और आप उसे मान भी लेते हैं। लेखक एक बार स्विट्जरलैंड गए थे और उन्होंने देखा कि एक गाने का इंटरमिशन आया। इंटरमिशन के बाद लोग गाने की बात कर रहे थे, सिंगर की बात कर रहे थे, पर कोई भी व्यक्ति कंपोजर के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, जबकि उस गाने में सबसे बड़ा रोल कंपोजर का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा रोल कंपोजर का है, लेकिन आपको इसका क्रेडिट हर किसी को देना चाहिए, क्योंकि किसी गाने के पीछे काफी लोगों की मेहनत है, लेकिन आपको एक चेहरा ही सामने दिख रहा है और ये दिखाया भी जाता है। आज की इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में जो लोग काफी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, वो आपको काफी इजीली बेवकूफ बना देते हैं और आप उनकी बातों में आकर बेवकूफ बन भी जाते हैं। ये न्यूज़पेपर वाले आपको एक चेहरा दिखाकर किसी व्यक्ति को हीरो बना देते हैं ताकि आपके सामने वो हीरो बन जाए और आप उसे हीरो मान भी लें। ऑथर फिक्शन राइटर के तौर पर अपना करियर शेयर करते हुए बताते हैं कि जब मैं एक फिक्शन राइटर था तो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर ये था कि लोग मेरी फिक्शन पढ़ने के बाद मेरे से पूछते थे कि इसमें ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट कौन सा है, मतलब आप इसमें कौन हो। जिस पर ऑथर हमेशा कहते थे कि ये मेरे बारे में नहीं है, ये बुक के बारे में है, भाषा के बारे में है, टेक्स्ट के बारे में है, ये स्टोरी के बारे में। आप अनफॉर्चुनेटली लोग इस बात को सोचते ही नहीं हैं। ऑथर कहते हैं कि आप कभी भी इतना ज्यादा बाइस्ड मत हो जाओ कि आप मेन कोर को ही देखना भूल जाओ और सिर्फ ऊपर ही देखकर आप उसे सही मान जाओ। हालो इफेक्ट, एवरीवन इज ब्यूटीफुल एट द टॉप। हर एक व्यक्ति जो अपनी फील्ड में टॉप पर होता है वो हमें हर फील्ड में टॉप में लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और इसे ही ऑथर हेलो इफेक्ट कहते हैं। आइए
हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सिस्को नाम की एक कंपनी जो न्यू इकोनॉमी को बहुत अच्छी लग रही थी, बिजनेस जर्नलिस्ट के हिसाब से ये कंपनी बहुत डिसिप्लिन्ड कंपनी थी। इस कंपनी की अच्छी बात ये थी कि ये कस्टमर को बहुत अच्छे से सर्व कर रहे थे, साथ ही साथ ये यूनिक चीज प्रोवाइड कर रहे थे जो बाकी कंपनी नहीं कर रही थी। साथ ही साथ इनका सीईओ बहुत कमाल का था। मार्च 2000 तक ये कंपनी सबसे वैल्यूएबल कंपनी थी, लेकिन एक दिन अचानक से डॉट कॉम बबल के चलते सिस्को के 80% शेयर एकदम से डाउन हो गए। इसका इनके कॉम्पिटिटर ने बहुत फायदा उठाया और उन्होंने मार्केट में ये फैला दिया कि इनकी कस्टमर एक्विजिशन सही नहीं है, साथ ही साथ ये कोई यूनिक चीज सेल नहीं करते, उन्होंने चीज को कॉपी किया है और इनकी सर्विस काफी घटिया है। ऐसी खबर मार्केट में फैलने के बाद इस कंपनी के सीईओ को चेंज कर दिया गया और डॉट कॉम प्लस की वजह से सिस्को की पूरी कंपनी बर्बाद हो गई। पूरी कंपनी डूबने का कारण सिर्फ और सिर्फ लोगों के मन में गलत इंटेंशन बैठाने से हुई थी, जबकि कंपनी में सिर्फ सीईओ ही चेंज हुए थे और पूरा सिस्टम वैसा ही था जैसे पहले करते थे। लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में एक बात बैठ गई थी कि अब कंपनी वैसा काम नहीं कर रही है, ना ही उनका कस्टमर एक्विजिशन सही है, ना ही उनका प्रोडक्ट यूनिक है और वो काफी खराब सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जबकि ऐसा नहीं था। और दूसरी कंपनी ने लोगों के मन में कुछ ऐसा बैठा दिया और सिस्को डूब गई। ऑथर कहते हैं कि ऐसा ही होता है जब लोग पूरी सिचुएशन को बिना देखे थोड़ी सी बात को जानकर कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, और ह्यूमन हमेशा कंक्लूजन बहुत जल्दी ड्रॉ करते हैं, जिसके कारण ऐसी बड़ी कंपनी पल भर में डूब जाती है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी कंडक्ट की और ये पता लगाया कि वो लोग जो ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव होते हैं, लोग उन्हें देखते ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझने लगते हैं, लोग उन्हें ग्रेट समझने लगते हैं। और ये बिल्कुल सही भी है। जरा सोचिए कि आप किसी दो व्यक्तियों को देखें, उनमें से एक व्यक्ति ऐसे नॉर्मल कपड़े पहने हुए अच्छा नहीं दिख रहा, वहीं दूसरा व्यक्ति काफी अच्छे कपड़े पहने हुए है और वो काफी सुंदर भी है, तो आप डेफिनेटली उस सुंदर पर्सन को ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट मानेंगे, जबकि इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी प्रोबेबिलिटी दूसरे व्यक्ति की है। जो अच्छा नहीं दिख रहा है वो इंटेलिजेंट हो या फिर ना हो, लेकिन लोग हेलो इफेक्ट से बाइस्ड होते हैं। लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति एक चीज में टॉप पर है वो हर चीज में टॉप होगा, और डेफिनेटली वो एक गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। और आज जहां सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है तो लोगों को ये लगना और काफी आसान हो गया है। सोशल मीडिया में आप किसी की लाइफ को देखते हैं और आपको लगता है कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अब आप उसकी लाइफ जीना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ उसकी लाइफ जैसे हो जाए। आपने उसकी एक फोटो को देखकर उसकी लाइफ का कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया और आपको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहा है, जबकि हो सकता है कि वो उसकी लाइफ का हाईएस्ट लेवल ऑफ पीक हो जब वो उस फोटो को ले रहा हो। बाकी उसकी लाइफ में कुछ खास न चल रहा हो और उसकी लाइफ बहुत खराब हो, बहुत सारी टेंशन हो, उसकी जॉब न लग रही हो और बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन आप इंस्टाग्राम, ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसकी एक फोटो देखकर आप उसके पूरे जीवन का कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं और आपको लगता है कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अब आप उसको आइडियल तक बना लेते हैं। बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन को आप देखते होंगे, आपको लगता है कि इनकी लाइफ कितनी गजब है, इनके पास कितना सारा पैसा है और आप भी वैसे जीना चाहते हैं। आप भले ही देखने में उनके पास बहुत पैसा लगता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी है कि उनके पास बहुत पैसा भी हो सकता है और हो सकता है कि उनकी लाइफ फिर भी खराब चल रही हो। उनकी लाइफ अच्छी और खराब दोनों हो सकती है, लेकिन आप सोचते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और आप सिर्फ अच्छे पहलू को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। एक रिसर्च कंडक्ट कराई गई जिसमें पता लगा कि हर एक व्यक्ति की लाइफ में एक पॉइंट में नेगेटिव हो रहा होता है या फिर पॉजिटिव हो रहा होता है। या तो उनकी लाइफ में एक तरफ बहुत अच्छी चीजें चल रही होती हैं और दूसरी तरफ उनकी लाइफ काफी डार्क होती है और कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। लेकिन कभी भी आप किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया में देखते हैं तो आपको उसका डार्क साइड नहीं दिखता, आप सिर्फ उसको अच्छी साइड से देखते हो और आपको लगता है कि उसकी लाइफ के जैसे लाइफ आपको चाहिए, जबकि ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ उसकी लाइफ से बेटर हो। ऑथर कहते हैं कि टॉप में रहने पर आपको हर कोई ब्यूटीफुल लगेगा। जरूरी ये नहीं कि वो टॉप पे है तो ही ब्यूटीफुल है।
जरूरी ये है कि आपको जानना होगा कि टॉप पे होने के बाद भी उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, और अगर आप उसकी लाइफ को अच्छे से देखेंगे तो आप जानेंगे कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम भी है और खुशी भी है, और फिर आप खुशी के पार्ट को लेकर उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक पार्ट को देखकर काम करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि आप उस मुकाम में पहुंचने के बाद खुश न रहें, क्योंकि आपने दुख वाला पार्ट देखा ही नहीं था। टॉप में रहने पर हर कोई खूबसूरत लगता है, इसको हम काफी सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जरा सोचिए, हर एक पर्सन के पास नए नए आइडिया रहते हैं, लेकिन वो अपनी आइडिया को कभी सामने नहीं लाते और उसे दबा के मार देते हैं। हर एक पर्सन की लाइफ का कुछ पैशन होता है, लेकिन वो सरकमस्टांसेस के कारण या फिर किसी और चीज के कारण अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते और वो सरकमस्टेंसेस के गुलाम हो जाते हैं। अब यदि आपसे आपके फ्रेंड आइडिया को शेयर करते हैं तो आपको लगता है कि ये आइडिया हिट हो सकता है और हो सकता है कि ये न चले। अभी आप बिल्कुल बायस्ड नहीं हैं। यदि आपका फ्रेंड किसी कोड को बोलता है तो आपको लगता है कि ये कोड तो कुछ है ही नहीं, ये तो तुमने सिंपल लैंग्वेज से बना दिया है। लेकिन वहीं यदि कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आता है और उस कोट को बोलता है तो आपको लगेगा कि इस कोट को इस मोटिवेशनल स्पीकर ने बनाया है और आप उसको हर जगह चिपका देंगे और उस कोट को पढ़कर आप मोटिवेट होंगे और अपना काम करेंगे। अब वही कोट्स आपके दोस्त ने पहले बोला था तो आपको वो मजाक लग रहा था, क्योंकि वो बॉटम में है और वही चीज एक मोटिवेशनल स्पीकर ने बोल दिया जो कि टॉप पर बैठा हुआ है, तो आपको ये सही लगने लगा। इसी प्रकार यदि कोई बड़ा बिजनेसमैन आकर वही आइडिया सुनाएगा जो आपके दोस्त ने सुनाया तो डेफिनेटली आपको वो आइडिया बहुत अच्छा लगेगा और आप बोलेंगे कि ये आईडी 100% सक्सेसफुल होगा। अब जब ये आइडिया आपके दोस्त ने सुनाया था तो आपको लग रहा था कि ये आइडिया सक्सेसफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और अभी भी उसके चांस उतने ही हैं सक्सेस होने के है। पर किसी बिजनेसमैन ने उस आइडिया को सुनाया तो आपने उसके कंप्लीट होने के चांस को बढ़ा दिया। अब ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि आप अपने थॉट प्रोसेस से बायस्ड हैं। कुछ इसी प्रकार से हमेशा हर व्यक्ति टॉप पर अच्छा लगता है, लेकिन चीजें होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही होती हैं जितनी एक नॉर्मल व्यक्ति की पॉसिबिलिटी होती है। फिर भी हम टॉप वाले व्यक्ति की पॉसिबिलिटी को बहुत ज्यादा मानते हैं, जो कि सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। ऑथर तो ये भी कहते हैं कि शायद आप किसी को अच्छे दिखने के चलते उसे अच्छा जज ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप उससे बायस रहेंगे क्योंकि आप अनऑफिशियली अपने मन में ये चीज बिठा चुके हैं। वो कहते हैं यदि कोई स्कूल टीचर ग्रेड भी देता है तो वो किसी अच्छे दिखने वाले स्टूडेंट को नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा ग्रेड देता है। अब वो ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन अनऑफिशियली उसने ऐसा कर दिया। यदि कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो भी किसी अच्छे दिखने वाले व्यक्ति को पहले सिलेक्ट करता है। अब वो आपसे बोल सकता है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करता, जो भी ज्यादा अच्छे आंसर देगा मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। पर यकीन मानिए, यदि दो लोग जो इंटरव्यू देने गए उनमें से कोई एक पर्सन अच्छा दिखता है और दूसरा पर्सन खराब दिखता है, अब दोनों ने इंटरव्यू में 10 में से 5-5 क्वेश्चंस का आंसर दिया, तो डेफिनेटली वही पर्सन सिलेक्ट होगा जो ज्यादा अच्छा दिख रहा था, और ये इंटरव्यूअर ने अनऑफिशियली किया है। और इसी प्रकार से हर पर्सन किसी अच्छे दिखने वाले से बायस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप किसी चीज को जज करते हैं तो उसको पूरी पिक्चर को देखकर जज करना चाहिए। आप तुरंत देखकर कंक्लूजन ड्रॉ करना छोड़ दें, और यदि आप इसे छोड़ देंगे तो आप क्लियर थिंक कर पाएंगे। हिंडसाइट बायस्ड एंड हाइपरबोलिक डिस्काउंट, व्हाई यू शुड कीप अ डायरी। ऑथर बताते हैं कि एक बार उन्हें अपने एक अंकल की डायरी मिली जो अभी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि पेरिस ऑक्युपाइड होने के बाद सभी लोगों को जर्मनी छोड़कर जाना पड़ेगा, और इस बात पर सभी लोग बिलीव भी करते थे, पुलिस भी इस बात को मानती थी। पर लास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये एक झूठी अफवाह बनी। हिंडसाइट बायस का मतलब है कि लोगों को अपने प्रेडिक्शन सही लगते हैं, और यदि उन्हें ऐसा नहीं लगता तो वो अपना प्रेडिक्शन बताने लग जाते। बहुत बार आपने ऐसा रियल लाइफ में देखा होगा कि जिन चीजों को आप जानते हैं उन चीजों पर आप अपना प्रेडिक्शन रखते हैं और आप अपने प्रेडिक्शन को सही भी मानने लग जाते हैं। अब आपने उस पूरी चीज के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं किया है
और अपने हिसाब से उस चीज को सही मान रहे हैं। ये चीज सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, पर आप इसे सिर्फ सही मान रहे हैं। ऐसा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बायस्ड हैं। जरा सोचिए कि आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी लड़के लड़की का ब्रेकअप हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, उन दोनों के साथ ऐसा होना ही था, या उन दोनों एक जैसे थे ही नहीं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो गया। आप तरह तरह के प्रिडिक्शन रखते हैं और अपने प्रिडिक्शन को आप बिल्कुल सही मानते हैं। हाँ, प्रिडिक्शन करना गलत नहीं है, पर इसके लिए आपको बहुत सारी प्रिडिक्शन करनी होंगी। ऑथर कहते हैं कि इसके लिए आप एक डायरी कैरी करें जिसमें आप अपने प्रिडिक्शन लिखें, और इससे आप एक सही प्रिडिक्शन कर पाएंगे। ऑथर मानते हैं कि आप हर एक पहलू को देखकर प्रिडिक्शन करें। यदि आप हर एक पहलू को देखकर प्रिडिक्शन करेंगे तो आप सही प्रिडिक्शन कर पाएंगे, और डेफिनेटली फिर आप सही होंगे, फिर आप बायस्ड नहीं होंगे। डायरी रखकर उसमें थॉट या प्रेडिक्शन लिखने काफी अच्छी बात है। ये हमेशा जीनियस लोग करते हैं, चाहे वो लियोनार्डो दा विंची जैसे जीनियस ही क्यों ना हो। हर जीनियस व्यक्ति डायरी रखते हैं और वो डायरी रखने की सलाह भी देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अपने थॉट्स को लिख रहे हैं, तो एक डायरी को रखें ताकि आप उसमें हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को लिख सकें और समझ सकें कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। ये डायरी आपको हिंडसाइट बायस होने से बचाएगी। लियोनार्डो दा विंची, जिनकी मृत्यु आज से 500 साल पहले हो चुकी है, फिर भी वो आज जाने जाते हैं और वे बहुत महान व्यक्ति थे। लोग उन्हें इसलिए अभी तक जानते हैं क्योंकि उनकी डायरी की कीमत अभी भी 7,000 करोड़ रुपए है, और लोग उसे खरीद के पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वे उसमें अपनी प्रेडिक्शन, अपनी थॉट्स, अपनी थ्योरी लिखा करते थे। इनकी मोनालिसा पेंटिंग वर्ल्ड बेस्ट पेंटिंग थी और इन्होंने हर एक चीज के बारे में अपनी डायरी में लिखा हुआ था। ऑथर हमें यही कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा एक डायरी अपने पास रखना चाहिए और उसमें चीजों को लिखना चाहिए। यदि आपको जीनियस बनना है तो आपको ऐसा करना होगा। यदि आप अपने पास एक डायरी रखते हैं तो आप क्लियर सोच पाएंगे। लीव ईच डे एज इफ इट वर योर लास्ट बट ओनली ऑन संडे। आपने ये बात तो सुनी होगी कि हर दिन ऐसे जियो कि आपका आखिरी दिन हो। ये लाइन हर किसी ना किसी सेल्फ हेल्प बुक में आपने पढ़ी होगी, और आपको हर दिन ऐसा जीना चाहिए कि आपका आखिरी दिन हो ताकि आप अपना बेस्ट दे पाओ। लेकिन ये लाइन उन्होंने बेस्ट देने के लिए यूज की है ताकि आप अपना काम अपनी लगन और अपनी मेहनत के साथ हाईएस्ट लेवल ऑफ पीक पर कर पाओ। क्योंकि आप ऐसा सोचोगे कि आज मेरा आखिरी दिन है, तो आप अपनी पूरी मेहनत के साथ अपना काम कर पाएंगे। यदि हम इसे सिंपल लाइफ में देखते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप कहेंगे कि आप हर दिन ऐसा जीना चाहते हैं कि आपका आखिरी दिन हो, तो आप सुबह उठकर मंजन नहीं करेंगे, आप नहाएंगे नहीं, आप कुछ काम नहीं करेंगे, और आपको लगेगा कि आज मेरा आखिरी दिन है, तो आप बहुत डर जाएंगे, मे बी आप बीमार हो जाएं। तो ये लाइन बिल्कुल गलत है कि हर दिन आपका आखिरी दिन होगा। यदि आप ऐसा सोचकर जीते हैं तो डेफिनेटली काम ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर सोचने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपको दोनों तरफ का पहलू देखना होगा। जिस तरीके से यदि आपको कोई कहता है कि आप हर दिन ऐसे जियो कि आपका आखिरी दिन हो, तो आपको सिर्फ अपने काम के प्रति लगाव को देखना है कि आपको इतना काम करना है कि ये काम आपका लास्ट दिन से ज्यादा हो। आपको उस दिन बहुत काम करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आखिरी दिन है तो आप बहुत खाते हैं, बहुत घूमते हैं और कुछ ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, हर दिन आईने के सामने अपने आप को देखो और बोलो कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और जो भी मैं करना चाहता हूं वो आज करूंगा। अब ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है ताकि आप बहुत ज्यादा काम कर पाएं, और यदि आप डेली ऐसा करेंगे तो आप डेफिनेटली एक दिन सक्सेस को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपके काम का लेवल काफी हाई हो जाएगा। पर यदि आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप एक तरीके से डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि यदि आप क्लियरली सोचकर देखें तो आपको लगेगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, और यही आखिरी दिन है तो आप उस दिन काम क्यों करना चाहेंगे। मोटिवेशन के पॉइंट से ये लाइन बहुत सही है और आपको इसको समझना चाहिए और पॉजिटिव लेकर काम करना चाहिए। पर वहीं यदि आप इसको क्लियर नहीं देखते हैं तो आप बिल्कुल टूट जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि आप दोनों ही पहलू को देखें और काम करें। अब यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको इस कोट की कोई जरूरत नहीं है
अब आपको पता है कि आपके जैसे बहुत लोग काम कर रहे हैं और उनमें से कुछ ही लोग कामयाब हो पाएंगे, तो आपको काम करना ही होगा। अब आप डेली काम करेंगे, आपको मिरर देखने की जरूरत नहीं है। यदि आप क्लियरली सोचना शुरू कर देंगे तो आपको ये कोट, ये मोटिवेशन झूठा लगने लगेगा, क्योंकि आप रियल मोटिवेशन की अहमियत को समझने लग जाएंगे और अब आप अंदर से इतना मोटिवेटेड रहेंगे कि खुद ही आप काम कर पाएंगे। ये लाइन बिल्कुल भी गलत नहीं है कि आप ये बोलें कि ये मेरा आखिरी दिन है और बहुत काम करें। ये आपको क्लियरली थिंक करने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि आप इस लाइन को सोचने के लिए एक पहलू को ही देखते हैं और इसके कारण आप बाकी चीजों का एक पहलू ही देखेंगे। जरूरी ये है कि आप इस बिना आउटर मोटिवेशन के बदले अंदर से मोटिवेट रहे हैं और आप देखें कि आपके जैसे बहुत लोग काम कर रहे हैं और उनमें से बहुत कम के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है। यदि आपको सक्सेस को अचीव करना है तो आपको डेली अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करके काम करना होगा, तभी आप सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। यदि आप क्लियरली सोचते हैं तो आप इनर मोटिवेट रहते हैं और यदि आप ऐसे रहेंगे तो इस मोटिवेशन से आप लॉन्ग टर्म में बहुत काम कर पाएंगे, फिर आपको आउटर मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंसेंटिव, सुपर रिस्पॉन्स टेंडेंसी एंड इंफॉर्मेशन बाइज्ड। नेवर पे योर लॉयर बाय द आवर। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, प्रोत्साहन एक गोली है और ये किसी भी सिचुएशन को बदल सकती है। यदि आप किसी को इनिशिएटिव देते हैं तो वो उसके बदले कुछ भी कर सकता है। आइए हम इसे एक कहानी से समझते हैं। 19 सेंचुरी की बात है, जब फ्रेंच में बहुत ज्यादा रैट इन्फेक्शन फैल रहा था, जिसके कारण गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया जिसमें लिखा था कि जो भी व्यक्ति मरे चूहे को लाकर गवर्नमेंट के सामने पेश करेगा वे उसे कुछ रिवॉर्ड देंगे। और इस अथॉरिटी के पास होने के कुछ समय बाद वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए जो चूहे को लेकर आए थे और गवर्नमेंट के पास बहुत सारे चूहे इकट्ठे हो गए, वो भी मरे हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को कुछ रिवॉर्ड मिलना था, इसलिए उन्होंने बहुत एफर्ट डाले और चूहे मारे। इसी प्रकार चाइना में 18 सेंचुरी में एक इंसेंटिव दिया था। उन्होंने कहा कि जो भी किसान डायनासोर की बोन को ढूंढकर गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट उन्हें कुछ रिवॉर्ड देगी। और इसके बाद उन्हें बहुत सारी डायनासोर की बोन्स मिल गईं। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि लोग रिवॉर्ड के भूखे होते हैं, वो इंसेंटिव के लिए काम करते हैं। ये आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं। आप बचपन में अच्छे परसेंट इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि आपको लोगों के द्वारा कुछ इंसेंटिव मिलेंगे, साथ ही साथ आपके घर वाले आपको कुछ रिवॉर्ड देंगे। लोग प्रोत्साहन के भूखे रहते हैं। उन्हें आप जैसे ही किसी चीज के लिए रिवॉर्ड देते हैं तो वे काम करने लग जाते हैं और वे उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं। ऑफर कहते हैं कि यह बिल्कुल गलत है कि यदि आप ऐसा सोचकर काम करेंगे कि आप सिर्फ रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं तो आप कभी अपने लिए काम कर ही नहीं पाएंगे। यदि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आप रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं तो आपके काम करने का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए आपको काफी टाइम तक काम करना पड़ेगा और यदि आप एक रिवॉर्ड के लिए काम करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। वहीं यदि आप अपने काम से खुश हैं और आप उस काम को करना चाहते हैं और आप लाइफ में कुछ बड़ा चीज करना चाहते हैं, आप क्लियर सोच रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सक्सेस अचीव करेंगे और फिर आप उस रिवॉर्ड को भी जीत पाएंगे। जैसे छोटे बच्चे हमेशा अच्छे मार्क्स इसलिए लाना चाहते हैं ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले, ताकि उन्हें गिफ्ट मिले, उसी प्रकार सभी लोग भी यही करना चाहते हैं। लोग काम तभी करना चाहते हैं जब उन्हें कोई इंसेंटिव दे। पर यदि आपको कोई बड़े टारगेट को अचीव करना है तो डेफिनेटली आपको इन सब चीजों से हटकर क्लियर सोचना होगा और अपने गोल पर डेली काम करना होगा। एक रिसर्च में पता चला है कि लोगों का बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल जाता है जब उन्हें किसी चीज के लिए इंसेंटिव किया जाता है। मतलब लोग किसी चीज की इंटेंशन को जाने बिना इंसेंटिव के लिए काम करते हैं। इफ यू हैव एन एनिमी गिव हिम इंफॉर्मेशन। जॉर्ज लुइस बोर्गेस ये एक कंट्री को डिफाइन करते हैं और इस कंट्री में जितने भी मैप्स हैं वे 1:1 के हैं। इनके मैप्स में कोई जोन नहीं है, कोई एरिया डिफाइन नहीं है।
मैप में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देख पाएगा। अब लोगों को धीरे धीरे लगा कि ये मैप तो उतना ही बताता है जितना हमें पता है, और ये मैप ज्यादा इंफॉर्मेशन बताता ही नहीं है इस कंट्री के बारे में। लोगों को लगने लगा कि ये मैप जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम कर ही नहीं रहा है, क्योंकि इस मैप की मदद से हम कंट्री के एरिया तक पता नहीं लगा पा रहे हैं। हमें जितना पता है उतना तो पहले से ही पता है, और वही चीज इस मैप में लिखी हुई है, तो हमें इस मैप की कोई जरूरत नहीं है। लोग अपनी इंफॉर्मेशन से बाइस्ड हैं और उन्हें लगता है कि उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है और वो दूसरों से इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहते। ऑथर कहते हैं कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो अपनी इंफॉर्मेशन से बाइस्ड हैं, क्योंकि यदि वे इंफॉर्मेशन से बाइस्ड हैं तो डेफिनेटली वे किसी भी चीज के लिए अपने डेटा पर बात करेंगे और रियल डेटा पर बात नहीं करेंगे, जिसके कारण आप भी एक गलत थिंकिंग करने लग जाएंगे जो कि आपको एक गलत पाथ में ले जाएगा। जरा सोचिए कि आपको किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना है। अब आप गूगल में सर्च करते हैं कि अपने आसपास के रेस्टोरेंट को, और आप सभी रेस्टोरेंट को देखते हैं। आपके सामने कुछ 5-6 रेस्टोरेंट आते हैं। अब उनमें से आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट को सेलेक्ट करना है, तो आपको ऐसा करने के लिए हर एक रेस्टोरेंट को देखना होगा और साथ ही साथ उनका रिव्यू पढ़ने होंगे। ये भी देखना होगा कि किस तरीके से वो रेस्टोरेंट अपने कस्टमर को सर्व करते हैं, और ये सब देखने के बाद आपको एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल पाएगा। अब ये सब आपको पता चला क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल रियल थी। ये इंफॉर्मेशन किसी ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा गूगल में अपलोड की गई है। यही कारण है कि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही ही होगी। अब आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जा सकते हैं और आपको अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया होगा। लेकिन यदि आप किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं और आप पहले उनमें से किसी एक रेस्टोरेंट में जा चुके हैं, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उस रेस्टोरेंट को बेस्ट बताएंगे और वहीं चले जाएंगे, क्योंकि आप ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आप एक बार फिर से अनकंफर्टेबल जोन में आकर गूगल में जाएं और सर्च करें, जबकि वहां पर आपको रियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन आप अपनी इंफॉर्मेशन से बायस्ड हैं। आप जिस एक रेस्टोरेंट में कभी गए हुए हैं, आप उसी रेस्टोरेंट को प्रेफर कर रहे हैं। अब डेफिनेटली ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा, पर आजकल लोग यही करते हैं। एक्चुअली में नई इंफॉर्मेशन को लेना और अपने दिमाग में सेट करना लोगों को अच्छा नहीं लगता। वे अपने बिलीफ को चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए वो ऐसा करते हैं। वो चाहते हैं कि उन्होंने पहले से जो बिलीफ बना रखा है, अपनी इंफॉर्मेशन बना रखी है, वो उसे चेंज न करें। जबकि यदि वो अपने बिलीफ को अपग्रेड करते रहेंगे तो उनका बिलीफ और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट हो जाएगी। पर लोग ऐसा नहीं करना चाहते। क्लियर सोचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक सही इंफॉर्मेशन को देखें। आप अपनी इंफॉर्मेशन से बायस्ड ना हो। यदि आप अपनी इंफॉर्मेशन से बायस्ड नहीं होते तो आप क्लियर सोच पाएंगे। साथ ही साथ अब आप अपनी नई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपनी मेमोरी को और ज्यादा स्ट्रांग बना लेंगे और आपकी इंफॉर्मेशन काफी एक्यूरेट हो जाएगी। इंट्रोस्पेक्शन, इल्यूजन एंड लॉस एवर्जन बाय योर ओन हेरेटिक। रॉल्फ डॉबली कहते हैं, यह विश्वास कि रिफ्लेक्शन सत्य या सटीकता की ओर ले जाता है, इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन कहलाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रूस नाम के एक व्यक्ति जो कि बहुत बड़े विटामिन के बिजनेसमैन हैं। अभी के समय में ये विटामिन के टॉप बिजनेसमैन में से एक हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब इनके पापा बिजनेस करते थे तब विटामिन सिर्फ डॉक्टर के रिकमेंड के बाद ही लोग इनसे लिया करते थे, और यही कारण था कि ये काफी छोटे व्यापारी थे। लेकिन जब विटामिन लोगों की लाइफ का हिस्सा बन गया तब लाइफस्टाइल को चेंज होता देख इन्होंने विटामिन की बहुत सारी फैक्ट्री डाल दी और आज ये टॉप विटामिन डीलर हैं। ब्रूस मानते हैं कि उन्होंने जब से विटामिन का बिजनेस किया है तब से वे रोज 3 विटामिन की गोली खाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि यदि वो ऐसा करेंगे तो दुनिया भी उनकी विटामिन को खाएगी, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विटामिन प्रोडक्ट लोग इसलिए खाने लगे क्योंकि लोगों को उनके पीछे की स्टोरी काफी अच्छी लगी और वो स्टोरी झूठी थी। अब बॉर्नविटा जैसे बड़े बड़े विटामिन प्रोडक्ट मार्केट में इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि लोगों को इसकी आदत बन गई है, और लोग इसे खाना इसलिए स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि वो इनके हेल्थ में कुछ असर डाल रहा है।
जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उनको अच्छा टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है और उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। यही कारण है कि लोग इल्यूजन में हैं कि उन्हें इससे कुछ फायदा हो रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर वो अपने बिलीफ इसके खिलाफ नहीं तोड़ना चाहते। लोग अपने बिलीफ में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और वे इसको कभी नहीं तोड़ना चाहते हैं। जब भी आप किसी इल्यूजन में फंसते हैं तो इस इल्यूजन में पूरी ह्यूमन सोसाइटी फंसी हुई होती है और कुछ लोग जो इस चीज को लीड कर रहे हैं वे इस इल्यूजन का फायदा उठाकर अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा स्केल पर बेचते हैं और वो बहुत पैसे कमाते हैं। यही बड़ी बड़ी विटामिन की कंपनी कर रही है। उन्होंने अपने मन में एक स्टोरी बिठाल दी और आप इसी इल्यूजन में फंसे हुए हैं कि उनका प्रोडक्ट आपकी हेल्थ पर कुछ इफेक्ट डालता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी विटामिन प्रोडक्ट, चाहे वो बॉर्नविटा हो या हॉर्लिक्स हो, आपकी हाइट नहीं बढ़ाता, बल्कि वो आपके डेली लाइफ में टेस्ट को जोड़ रहा है। और आपने अपनी बिलीफ ये बना लिए हैं कि वो आपकी हाइट बढ़ाएगा और आप उसे पी रहे हैं क्योंकि आप अपने बिलीफ नहीं तोड़ना चाहते हैं और इसी का बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स फायदा उठा रहे हैं और वो बार बार आपके बिलीफ को और मजबूत बनाते जा रहे हैं, एड्स को दिखाकर, स्टोरी को दिखाकर। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये आपकी लाइफ में रियल में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको किसी भी चीज को लेने से पहले इसके दोनों पहलू को देखना चाहिए। आपको इल्यूजन से बाहर आकर सोचना चाहिए कि एक क्लियरली थिंकिंग पर्सन हमेशा इल्यूजन में नहीं फंसता है। वो हमेशा बाहर आकर चीजों को देखता है और सोचता है, वो जानता है कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। बॉर्नवीटा बच्चों के लिए आया था, वो बच्चों के टेस्ट में जोड़ना चाहता था, लेकिन आज उसे बुजुर्ग तक यूज करते हैं। अब जरा सोचिए कि बुजुर्ग यदि इसको यूज करते हैं तो उन्हें हाइट तो बढ़ानी नहीं है, फिर भी वो इसे यूज कर रहे हैं क्योंकि वो इसके एडिक्टेड हो गए हैं और वो इनके पीछे की स्टोरी यही जानते हैं कि ये उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियरली सोचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इल्यूजन से बाहर आकर सोचें। वाई एविल स्ट्राइक्स हार्डर देन गुड। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका आज का दिन कैसा था, तो आपके जवाब कुछ ऐसे होंगे। शायद आप बोलें कि आपका दिन आज अच्छा था, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपका दिन खराब था। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि आपका अभी का ड्रीम क्या है, तो शायद आपका ड्रीम कहीं घूमना हो या फिर आपका ड्रीम किसी चीज को अचीव करना हो सकता है। अब यदि आप अपने ड्रीम को अचीव करते हैं तो आप बहुत खुश होंगे, लेकिन यदि आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं करते तो आप उतना ही ज्यादा दुखी होंगे और शायद उससे बहुत ज्यादा दुखी होंगे। ऑथर कहते हैं कि यदि मैं आपको $100 देता हूं तो आपको कितनी खुशी होगी? शायद बहुत ज्यादा। लेकिन यदि मैं आपके $100 ले लेता हूं या फिर कहीं आपके $100 खो जाते हैं तो आपको दुगना दुख होगा। जितनी खुशी आपको पैसे मिलने में होती है उससे एग्जैक्टली दुगना। ऑथर कहते हैं कि ह्यूमन हमेशा से ही ऐसा करते आते हैं कि वो किसी बुरे पार्ट में ज्यादा दुखी होते हैं, जबकि उनके साथ अच्छा हो जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। यदि वे खुश होते हैं तो अच्छा है, लेकिन यदि उनकी कोई चीज खो जाती है तो उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए। उन्हें क्लियर सोचना चाहिए और सिंपल नॉर्मल रिएक्ट करना चाहिए और नॉर्मल ही रहना चाहिए। लोग किसी चीज को खो जाने पर ज्यादा दुखी होते हैं, जबकि वे किसी चीज को मिलने में इतना खुश नहीं होते। और ये एक बहुत अनक्लियर थिंकिंग का एग्जाम्पल है। सोशल साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव किया है और वे इसे लॉस अवर्जन बुलाते हैं। ऑथर कहते हैं कि शायद हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हम पहले से ही ऐसे हो चुके हैं कि नेगेटिव को लेकर हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। वहीं हम पॉजिटिव को लेकर बहुत ज्यादा भूखे हैं और जैसे हमें कुछ पॉजिटिव मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमेशा हमें नॉर्मल रहना चाहिए। ये अच्छा है कि आप किसी चीज को मिलने पर थोड़ा खुश होते हैं, पर किसी चीज को मिलने पर आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई चीज आपसे खो जाती है या फिर उस चीज को आप प्राप्त नहीं कर पाते तो आपको नॉर्मल रिएक्ट करना चाहिए, न कि आप उस चीज के कारण दुखी हो जाएं। द फॉल्सी फॉर द सिंगल कॉज एंड स्टोरी बाइस, द स्टोन एज हंट फॉर स्केप गोट्स। रॉल्फ डॉबेली के अनुसार मॉडर्न वर्ल्ड हमेशा
किसी एक कॉज को ढूंढता है जिसको वो पूरा ब्लेम कर सके। हाँ, इस धारणा बैठने के पीछे भी काफी कारण है, लेकिन ये धारणा लोगों के मन में बैठ गई है और वे अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें, इसी कारण सब कुछ हुआ है। लोगों के मन में एक धारणा बैठ गई है, वो ये कि किसी चीज का जिम्मेदार कोई एक इंडिविजुअल होगा। वो किसी भी चीज को किसी एक चीज से जज कर लेते हैं, जबकि किसी एक चीज के फेल होने का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये चीज फेल हो गई, लेकिन लोग किसी एक चीज को लेकर उसे ब्लेम करने लग जाते हैं। ये आप अपनी नॉर्मल लाइफ से भी देख सकते हैं। काफी टाइम से भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत रही है। अब ये 10 सालों से हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई किसी को ब्लेम नहीं करता था। पर कुछ 1-2 सालों से ही भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने रन नहीं बनाए और लोगों ने पूरा ब्लेम उन पर डाल दिया। अब जब टीम 10 साल से नहीं जीती, तब कोहली को किसी ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जब 2 साल से उन्होंने रेगुलर रन नहीं बनाए तो सबको लगने लगा कि इसका पूरा ब्लेम कोहली को देना चाहिए और सब किसी एक पर्सन को लेकर उसे जिम्मेदार मानने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। हो सकता है कि पूरी टीम ने 10 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, या फिर कुछ प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी टीम बाकी साल अच्छा खेल रही है, लेकिन वर्ल्ड कप के टाइम इनको काफी सारी इंजरी आ जाती है, इसलिए वे मैच नहीं जीत पाते। इसके हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने किसी एक प्लेयर को ब्लेम सही समझा, जो कि गलत। ये तो मैं क्रिकेट की बात कर रहा था, लेकिन यदि हम बात करें अपने नॉर्मल लाइफ की, तो भी हम देखेंगे कि व्यक्ति किसी एक पर्सन को पूरा ब्लेम कर देते हैं। किसी एक चीज के फॉल होने में मल्टीपल रीजन होते हैं, बट लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। ऑथर कहते हैं कि वी ह्यूमन आर ब्लेमर्स, मतलब हम सारे ह्यूमन ब्लेमर्स हैं। किसी दूसरे पर ब्लेम डालना हमारा काम है, और किसी चीज को लेकर किसी एक व्यक्ति पर ब्लेम डालना तो हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन अब तो हमने खुद का ब्लेम भी किसी और पर डालना जान लिया है। मतलब यदि आप किसी काम को करते हैं और आपका काम बिगड़ जाता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका भी ब्लेम आप किसी और पर डाल देते हैं। हमेशा हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखना चाहिए और एग्जामिन करना चाहिए। सिचुएशन को हमें समझना होगा, उसके बाद ही हम हर एक रियल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक को ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन हम बिना कंक्लूजन को ड्रॉ किए हुए यदि किसी एक पर ब्लेम करेंगे तो डेफिनेटली ये गलत है, और ये हमारी थिंकिंग को अनक्लियर करता है। यदि आप क्लियर सोचते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी चीज की डाउनफॉल को मल्टीपल रीजन से ब्लेम करेंगे। स्टोरी 22। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, स्टोरीज आर हाउ वी रिमेंबर, वी टेंड टू फॉरगेट लिस्ट्स एंड बुलेट पॉइंट। मतलब स्टोरी ये है कि कैसे हम याद करते हैं, और इसी स्टोरी का बहुत सारे मार्केटर्स और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और आपको मूर्ख बनाते हैं। वे अपने प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाते हैं और आप उन प्रोडक्ट को इन स्टोरी के दम पर खरीद लेते हैं, क्योंकि आप उनकी स्टोरी से बायस्ड हैं। सेठ गोदीन द्वारा लिखी किताब ऑल मार्केटर्स आर लायर में सेठ गोदीन बताते हैं कि किस तरीके से हमें मार्केटर्स स्टोरी सुनाते हैं और अपनी मार्केटिंग करते हैं, और हम उनके जाल में फंस जाते हैं। और यही चीज ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि हम किस तरीके से स्टोरी से बायस्ड हैं। बहुत सारी चीजें हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन चीजों से बायस्ड होते हैं। उसी प्रकार हम जितने भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वो हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हम किसी न किसी स्टोरी से बायस्ड होते हैं। एक बार की बात है जब स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी में दोबारा वापस आए थे, जब एप्पल कंपनी पूरी तरह डूब चुकी थी और बैंकरप्ट होने वाली थी। अब इस समय स्टीव जॉब्स के पास और कुछ तरीका नहीं था लोगों के पास अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने का। उन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसमें लिखा था थिंक डिफरेंट। अब लोगों को लगने लगा कि जो व्यक्ति डिफरेंट सोचता है वो एप्पल को चलाता है, और एप्पल की सेल बढ़ गई। आज एप्पल को कौन नहीं जानता। कुछ इसी प्रकार से लोग नई नई टैगलाइन को लाते हैं और नई नई स्टोरी बनाते हैं, और आप उनके जाल में फंस जाते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि यदि आप अलग सोचते हैं तो आप एप्पल चलाते हैं, पर स्टीव जॉब्स ने लोगों के मन में ये बात डाल दी और लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और वो इससे बायस हो गए। ऑथर कहते हैं कि यदि हमें अच्छी से अच्छी चीज को खरीदना है और क्लियर सोचना है तो हमें किसी की स्टोरी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हमें हर एक पॉइंट ऑफ व्यूज को देखना चाहिए,
हमें हर तरफ से उस चीज के बारे में पता करना चाहिए, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को लेना चाहिए। और बहुत सारे प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट लुक से हम अपनी स्टोरी खुद क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम उस स्टोरी को हमेशा डिफेंड करते हैं। यही रीजन है कि हम उस प्रोडक्ट को हमेशा खरीदते रहते हैं और इसका भी बहुत सारे मार्केटर्स काफी अच्छा फायदा उठाते हैं। वो अपने प्रोडक्ट का पहला लुक कमाल का रखते हैं, जिसके कारण आपकी स्टोरी उनके प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छी क्रिएट हो जाए और आप उस प्रोडक्ट को पहले ही लुक में खरीद लें और अपनी स्टोरी को इतना स्ट्रांगली क्रिएट करें कि आप इस प्रोडक्ट को हमेशा ही खरीदते रहें। लेकिन ये हमारे क्वालिटी ऑफ डिसीजन को अफेक्ट करता है। कंक्लूजन। जर्मनी के महान साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और नॉवेलिस्ट जॉन वोल्फगैंग वॉन गोएथे की माने तो सोचना आसान है, कार्य करना कठिन है, और जो आपने सोचा है वैसा ही कार्य करना बहुत ही कठिन है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप क्लियर नहीं सोचते हैं। बहुत जरूरी है कि आप क्लियरली सोचें। आज की ह्यूमन सोसाइटी हर एक चीज से बाइस्ड है। आपको हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझना होगा और हमेशा चीजों को करते समय कॉन्शियसली इनके बारे में सोचना होगा। जब कॉन्शियसली आप इनके बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो कुछ समय के बाद आप अनऑफिशियली इन सब के जाल से बाहर आ जाएंगे और अब आप क्लियरली सोचना शुरू कर देंगे। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, क्लियर डिसीजन लेने के लिए आपके पास दो चॉइस होनी चाहिए, या तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा मैटर करती हो या फिर वो आपको मैटर ही ना करती हो। यदि वो चीज आपको मैटर ही नहीं करती तो आपको उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, और यदि वो चीज आपको मैटर करती है तो डेफिनेटली आपको हर चीज के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए। इसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए, तो आप भी क्लियर डिसीजन ले पाएंगे। आपको प्रैक्टिकल ही सोचना चाहिए और हर एक पहलू को समझना चाहिए। एसॉस पीएलसी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर क्लिफोर्ड कोहेन की माने तो यदि आप बुरे वक्त को फेस नहीं कर सकते, उसमें क्लियर नहीं सोच सकते, तो कम से कम प्रैक्टिकल सोचो। रॉल्फ डॉबली कहते हैं कि यदि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं और हर एक चीज को डेयरली सॉल्व करना है, तो आपको क्लियर सोचना होगा। और यदि आप इन सब 22 से निकलकर सोचेंगे तो डेफिनेटली आप क्लियर सोच पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि रॉल्फ डॉबेली द्वारा लिखी गई किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली पर आधारित ये ऑडियो समरी बुक आपको पसंद आई होगी। लेकिन कितनी पसंद आई है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और भी मजेदार बुक समरी सुनने के लिए बने रहिए कुकू एफएम पर और सुनते रहिए और बेहतरीन ऑडियो शोज। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। बड़े से बड़ा बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि एक आइडिया से बड़ा बनता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आज हम बात करेंगे स्टार्टअप्स की। एक बिजनेस बनाने के दौरान एक फाउंडर को बहुत सारे मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। स्टार्टअप करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं, मगर फिर भी इस काम में जो एडवेंचर है वो शायद ही किसी और काम में मिलता हो। दोस्तों, एक कंपनी को बनाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चे को जन्म देना। एक बच्चे की जिंदगी में उसके माँ बाप ऐसे तमाम फैसले लेते हैं जिससे वे श्योर हो सकें कि बच्चा सफलता की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि सही स्कूल का चुनाव और उससे पढ़ाई में मदद करने के लिए सही कोचिंग इंस्टीट्यूट को डिसाइड करना। एक स्टार्टअप के केस में ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है जब आपको सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपनी कंपनी के जुड़े हर एक शख्स, यानी कि आपके एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सभी की देखभाल करनी पड़ती है। इस जर्नी में यकीनन बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं और कई बार फाउंडर्स अपने आप को एक टी पॉइंट पर खड़ा हुआ पाते हैं जहां उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो किसी आम इंसान का भी सर चकरा दें। फैसले जैसे कि पैसे को चुने या कंट्रोल को। आखिर अपने को फाउंडर का चुनाव कैसे करें? हम चाहे जितना भी दम लगा लें, सतर्क रह लें, मगर जिंदगी हमें अक्सर ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें बहुत सारी चेतावनी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, जहां हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं और अगर उनमें जरा सी भी चूक हो जाए तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं मानते हैं कि 65% फेलियर्स एक कंपनी की मैनेजमेंट टीम की वजह से होते हैं। उनके मुताबिक 61% प्रॉब्लम्स तो सिर्फ इंटरनल टीम की होती हैं जिसकी वजह से एक स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ये बहुत ही जरूरी बात है कि आप क्या काम कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं।
आखिर हिस्ट्री बनानी है तो कई पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, कई ऐसे मोड़ आएंगे जहां आप ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसेंगे जिनसे निकलना नामुमकिन सा लगेगा। लेकिन अगर हम उन मुश्किलों को आने से पहले ही रोक लें और उन पे लगाम लगा दें तो कैसा रहेगा? दोस्तों, आज हम जानेंगे इन्हीं फैसलों को लेने के तरीके। ताकि आपकी सफलता में कोई रुकावट ना आए। अगर आप भी खुद का स्टार्टअप करने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये डिस्कशन आपके बहुत काम का होने वाला है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देवांग, और आपका स्वागत करता हूं नोएम वेसमैन की लिखी द फाउंडर्स डिलेमास की इस बुक समरी में। दिल थाम के सुनिए, क्योंकि बहुत ही मजेदार डिस्कशन होने वाला है। आज हम एक स्टार्टअप से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जानेंगे कि वो कौन से सवाल हैं जिनका जवाब आपको स्टार्टअप करने से पहले जरूर ढूंढ निकालना चाहिए। जैसे कि क्या आपको वाकई कंपनी बनानी भी चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो अभी बनानी चाहिए या कुछ वक्त के बाद। अकेले कंपनी चलाएं या को फाउंडर्स के साथ। हायरिंग से लेके इन्वेस्टर्स को कैसे मैनेज करना है, अपनी इक्विटी का बंटवारा, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग मगर बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होता है, जानेंगे हम इस बुक समरी में। हम आज ऐसे कई चुनौती भर मोड़ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जहां आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। शुरुआती फैसलों का काफी अनएक्सपेक्टेड मगर जड़ से हिला देने वाला असर होता है दोस्तों। एक फाउंडर के पैशन, ऑप्टिमिज्म और कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के इन फैसलों में चूक हो जाती है। ऑथर नोएम वेसरमैन ने 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को एनालाइज किया है और उन सब में होने वाले कॉमन प्रॉब्लम्स और उनसे कैसे बचा जा सकता है के बारे में इस बुक में समझाया है, जिसको हम इस समरी में बेहतरीन तरीके से आप तक ले जाएंगे। आगे हम कई एक्चुअल फाउंडर्स से मिलेंगे जिन्होंने कई तरह के बिजनेसेस बनाए हैं और उनमें सफल भी हुए। हम उनकी गलतियों से सीखेंगे और इसमें सबसे पहले होंगे इवान विलियम्स, जो कि एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर हैं जिन्होंने मशहूर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ब्लॉगर बनाया था। तो आइए शुरू करते हैं ये सिलसिला, जहां आप ये तो सीखेंगे कि अपना खुद का स्टार्टअप करने के लिए क्या करना चाहिए, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं पहले एपिसोड की ओर, जहां हम एक फाउंडर के करियर डिलेमास को समझेंगे। स्टार्टअप करने से पहले दोस्तों, नए फाउंडर्स को बहुत सी अनजान मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो अक्सर जोश जोश में कुछ तूफानी करने तो मैदान में उतर पड़ते हैं, मगर वो अक्सर सबसे जरूरी स्टेप को स्किप कर देते हैं, यानी वो अपने बिजनेस आइडिया को ठोस वैलिडेट नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, वैलिडेशन यानी कि यह अश्योर करना कि उनका आइडिया वाकई काम करेगा भी या नहीं। क्या उनका आइडिया वाकई कस्टमर्स को किसी बड़ी समस्या से दूर करता है? आखिर कैसे यह आइडिया दूसरों की जिंदगी को आसान बनाता है? वो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या उस सॉल्यूशन के लिए वाकई कोई पैसा भी देगा या नहीं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि फाउंडर्स किसी एक आइडिया से अटैच्ड हो जाते हैं। वो जी जान लगा के उस पर दिन रात मेहनत करते हैं, लोगो, वेबसाइट और अन्य कई सारी शोबाजी वाले कामों में बड़े मजे से अपनी कंपनी को उभरता हुआ देखते हैं, मगर अंत में पता चलता है कि उनके आइडिया की कोई डिमांड ही नहीं थी, या फिर अगर मैं कहूं कि उनके आइडिया की कोई डिमांड थी भी तो बहुत मामूली। ये मोमेंट अक्सर बहुत ही सैड साबित होता है, मगर इस दर्द से बचने का एक तरीका है। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं द फाउंडर डिलेमा की बुक समरी को। फाउंडर्स को सबसे पहले अपने आइडिया का एक छोटा सा वर्जन, यानी कि एक MVP, जिसे स्टार्टअप लिंगो में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहा जाता है, वो बनाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, मानिए आपको एक आइडिया आया तो उस पर सारी जमा पूंजी लगा के जॉब छोड़कर कूद जाने से बेहतर है कि उस प्रोडक्ट का सबसे छोटा और हल्का प्रोटोटाइप डेवलप करें और उससे अपने टारगेट मार्केट को पिच करें। अगर अभी भी आपको प्रोडक्ट पूरी तरह फर्निश नहीं हुआ है तो वो जरूरी नहीं है। इनफैक्ट एक MVP का तो गोल ही है कि सबसे बदसूरत और सस्ते में अपने कॉन्सेप्ट का प्रोटोटाइप बनाइए, जिससे कि ये श्योर हो जाए कि आपका प्रोडक्ट काम करता भी है या नहीं, कोई इसमें इंटरेस्टेड है भी या नहीं। इस वक्त आपको किसी डिजाइनर, महंगे प्रोग्रामर या किसी भी अन्य प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मोटिव सिर्फ ये चेक करना है कि आपका आइडिया काम करता भी है कि नहीं, और अपने फ्यूचर कस्टमर्स से इसके लिए फीडबैक लेना, ताकि आप उस MVP के अगले वर्जन में